Ah, yeah. Guys, I'm live. Just check. I've started. So मुझे फटाफट आप ज्वाइन करिए पहले तो. लिंक शेयर हुई है या नहीं हुई है? I'll be listening to all your chats on YouTube. चैटिंग सारा YouTube पे होगा. Good evening. Ouch. Just give me 2 minutes. Yeah, so all the chatting I'll be doing on YouTube. Yes. ग्रेट. ज्वाइन कर लिए क्या सब? जितनों को पॉसिबल है उतने. वॉइस इज क्रैकिंग. वॉइस क्रैक हो रहा है. साउंड चेक. ज्वाइन कर लिए क्या सब? ओके. जितनों को पॉसिबल है उतने. आवाज ठीक है ना? वॉइस इज क्रैकिंग. गुड इवनिंग. अच्छा लगता है सबको वापस देख के. या यस मैम, लिटिल बिट. आई थिंक आदित्य तेरे यहाँ हो रहा है बेटा. हाँ, यहाँ पे तो क्लियर है. या आई थिंक वॉइस इज नॉट क्रैकिंग हियर एट माई एंड. क्लियर है ना? एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑन करना है मुझे. एक सेकेंड रुको. क्लियर है. मैं सैलरी का रिवीजन लेने वाली हूँ. कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? टाइम टेबल बनाया है कि नहीं बनाया है? कल अकाउंट्स की क्लास है क्या? ओए लवकर सांगा. चलो, कल अकाउंट्स की क्लास है क्या बताओ. गुड इवनिंग. अरे अच्छा अटेंडेंस है आज तो. बेस्ट है. क्या रे, कल अकाउंट्स की क्लास है क्या? दिल भारी हो गया मैम. क्यों भारी हो गया दिल तेरा? मज्जा. बीच में हुआ था, अभी क्लियर है. ओके, अच्छी बात है. अब मुझे बताओ. बैकलॉग कंप्लीट नहीं हो रहा मैम. किस चीज़ का बैकलॉग है? मेरे लेक्चर्स की बहुत याद आ रही है. नहीं है शायद. सर हैज़ नॉट इन्फॉर्म्ड येट. ठीक है, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में कल नहीं जमेगा तो मैं. हाँ ना, मेरे बेटे के स्कूल में उसका परफॉर्मेंस है. सो 10 to 11 शायद चलेगा उसका परफॉर्मेंस. 10 to 10:30 के बीच में उसका पार्ट है जो मुझे देखना है. या जीएसटी का सर ने कंफर्म नहीं किया. टैक्स एंड अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग का. ओह आदित्य, एक टाइम टेबल बना देना. यू हैव टू डू दैट बेटा. टाइम टेबल. सलोम बोल रहा है मैम आपकी क्लास अटेंड करके दिल भारी हो गया. मैम रात को टाइम टेबल बनाता हूँ एंड सुबह सब खत्म. अयो ऐसा नहीं करने का. मैम कल 11 बजे है क्लास. ओके. गुड इवनिंग. बैकलॉग अभी किस चीज़ का है? मैं तो तुम्हारे साथ लाइव लेके ख़त्म किया है. नहीं यार, बैक कंप्लीट करना पड़ेगा. ऐसे नहीं बोल के चलेगा. हाँ, कितने बच्चे पेन ड्राइव लेके खुद से करते हैं. तुमको थोड़ा बैकलॉग कुछ लेक्चर्स दिए तो वो तो कंप्लीट करने चाहिए तुम लोगों ने. ऐसा नहीं करना चाहिए. मैं अच्छी हूँ. मैंने ये स्क्रीन जानबूझ के ऑन रखा है. मुझे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है ना, इसके लिए. नहीं तो भूल जाऊंगी मैं. मैम मोटिवेशन दो. कंपाइलर में ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं है. अभी तक तो 10 मुझे रिस्पॉन्सेज आए गूगल फॉर्म पे. उस 10 रिस्पॉन्सेज में से 3 सही है, 6 7 गलत है. मतलब मेरे आंसर सही है. तो हार्डली 2 या 3 मिस्टेक्स ही मिली है मुझे अभी तक, और नहीं मिली है. तो कोई भेजेगा तो करेंगे. पूरा दिन शार्क टैंक देखने में जाता है. कौन शार्क टैंक देख रहा है रे अभी?
तुम मस्त पैकी सीए बनो. उधर एक नमिता थापर है ना, शी वॉज माई सीनियर इन स्कूल. या सो 4 years सीनियर थी मेरे से. तो शी इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. हर यंगर ब्रदर डिड सीए विथ मी, सो वी वर टुगेदर एट झावरे क्लासेस. तो शी इज़ अ सीए एंड देन शी इज़ गॉन अब्रॉड एंड स्टडीड इन सम बिजनेस स्कूल. हाँ, तो तुम लोग है ना शार्क टैंक के इन्वेस्टर बनने का सपना देखो, सामने वाले मत बनो. हाँ, इन्वेस्टर बनो तुम लोग. सब हेड्स की रिवीजन लोगे कि नहीं मुझे नहीं पता. वो करना पड़ता है आदित्य, वी हैव टू डू इट. इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल तुम्हारे मन में है कि मैम पहले फेस टू फेस था ना, हम पूना में थे ना मैम, ऐसा थोड़ी है आदित्य. ये सब हमारे दिमाग के खेल होते हैं, ऐसा करके नहीं चलेगा. सीए कोर्स इज फॉर टफ पीपल. साउंड मेरे यहाँ मैक्सिमम है. ओए मनीष, साउंड मेरे इधर मैक्सिमम है. मैं रिवीजन लेक्चर ऐप पे अपलोड करूँगी कि नहीं मैंने डिसाइड नहीं किया है, इसलिए मैं जवाब नहीं दे रही हूँ. तुम लोगों को एक चीज़ अभी तक मेरी पता चल जानी चाहिए कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, इसलिए मैं जवाब नहीं दे रही हूँ. मुझे जैसे ही मेरा डिसीजन फाइनल होगा सबसे पहले मैं आपको कम्युनिकेट करूँगी, पक्का प्रॉमिस. मेरी कॉफ़ी ठंडी हो रही है, मैं भूल गई कॉफ़ी है. चलो करूँ, मेरे को रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है. हाँ, ये हुई ना बात कि यस मैम बैकलॉग खत्म करता हूँ. मैम मैं आपको टाइम टेबल देता हूँ, ग्रुप पे डाल. मैम मैं टैक्स का बैकलॉग अगले 5 दिनों में कंप्लीट करूंगा. और बना वो टारगेट और मेरे को 5 दिन के बाद बता मैम 7 दिन में कंप्लीट करूंगा टैक्स. टैक्स खत्म कर, फिर मैम अगले 5 दिनों में कॉस्टिंग कंप्लीट करूंगा. ऐसा बना बैकलॉग, बोल मेरे को. मैम रिविजन से सैलरी होगा क्या, ये सबका होगा? रिविजन किसका होगा मुझे पता नहीं है. मैं अभी देखूंगी लेक्चर्स, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा वो तो मैं लूँगी. ये मेरी फास्ट ट्रैक की रिविजन रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसलिए मैंने बोला आप आ जाओ. तुम्हारे लिए मैराथन वैसे भी मैं लूँगी, पूरा रिविजन और मैराथन लूँगी, वो यूट्यूब पे लाइव लूँगी तुम्हारे साथ. हाँ, ये तो मतलब मेरा काम हो ही रहा है रिकॉर्डिंग का, तो तुम लोग बैठ जाओ, तुम्हारा फ़ायदा भी हो जाएगा, ऐसे टाइप्स का ये. सो आई स्टार्ट द रिकॉर्डिंग. हाँ, अपने आप ब्रेन को एक्सक्यूज ही नहीं देना. तुमको मैं बताऊँ, आई यूज टू सिट इन द लाइब्रेरी द होल डे. सच्ची में मैं 4-4 घंटे के सेशन बनाती थी, पढ़ती थी, घर आती थी. आई यूज टू लाइक अ टीवी सीरियल, so I used to watch, come home, have dinner, watch that TV serial for half an hour, and then I used to be like बस अभी डन है. तो my dad used to come to me and tell me कि अरे यार आज तो तू बहुत फ्रेश लग रही है, चलो मुझे ऑफिस का काम है, तुम भी बैठ जाओ, हम दोनों बैठ के 1 घंटा और काम कर लेते, तू पढ़ाई कर ले मैं काम करता हूँ. तो माई पेरेंट्स नेवर सेड यार आज दिन भर लाइब्रेरी में बैठ के आई है, पढ़ाई करके आई है. नहीं, हमको कभी ऐसा बोलना ही मना था कि आज बहुत थक गई हूँ, आज बहुत पढ़ाई कर ली है, आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे. वी हैव नॉट लर्न दैट एंड वी हैव नेवर सेड दैट, एंड आई नेवर से दैट इवन टुडे. सो आई डोंट लाइक इवन समबडी सेइंग दैट, है ना. सो प्लीज़ आप समझो कि ये सब आपके मन का खेल है. तो आप अगर डिसाइड करोगे नो आई एम नॉट टायर्ड, आई टू रियली सिट. सो नोबडी इन माई हाउस टोल्ड मी यार तूने बहुत पढ़ाई कर ली है, आज आराम कर. नोबडी यूज्ड टू से आज थक गई होगी क्या बेटा, किसी ने नहीं बोला ऐसा. मम्मा हम बोलते थे हम थक गए, बोला यही तुम्हारी उम्र ही है. माई दादी ऑल्सो यूज टू बी लाइक से आज थक गए यार, तो दादी यूज टू बी लाइक नहीं यही एज है, यही उम्र है काम करने की और थकने की, बिल्कुल थक गए ऐसा बोलने का नहीं. सो वी नेवर सेड दैट एट होम. Ma'am, I don't have any pending lectures. How should I proceed for studies? Oh my god, make a timetable and start studying, na? Oh. Chalo, let's get started now. चलो वेरी गुड. स्टार्ट करें क्या? यस. सो लेट्स गेट चार्ज अप. आई एम स्टार्टिंग विद द रिकॉर्डिंग. ओके, आई एम गोइंग टू डू सैलरी रिविजन. करे स्टार्ट. चलो ए तुम सारे मेरे शेर बेटे लोगों, चमान. हाँ, ऐसे थकने का नहीं है, हारने का नहीं है, कभी भी थकने का नहीं है, हारने का नहीं है, गिव अप करने का नहीं है. Any mode, any point of life, you don't have to give up.
दैट्स द फंडा। बीट द 3 hours ऑफ द एग्जाम हॉल। तुमको लगे यार बहुत टफ पेपर है, नहीं हो रहा है, गिव अप नहीं करना है, आखिरी मिनट तक लड़के आना है, दैट्स इट। आखिरी मिनट तक स्टडी लीव की पढ़ के जाना है। हाँ चलो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। मैं बहुत अच्छी हूँ आई एम ऑलवेज गुड, यस। चलो ओके, भगवान का नाम लेके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। चलो आज बहुत अच्छा दिन है, आज गणेश जन्म है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी रिकॉर्डिंग आज बहुत अच्छे दिन पे स्टार्ट हो रही है। चलो बाकी के जो भी आपको मुझसे सवालात पूछने होंगे, जो भी बच्चे देख रहे हैं लेक्चर, आपको अगर मुझसे कुछ भी बात करना होगा तो आखिरी के 10 मिनट में आपसे बात करूंगी, आपके जो भी सवाल है मैं जवाब दूंगी। अगर आपको लगा तो मैं एक अनलिस्टेड लेक्चर आपके लिए, आपकी क्वेरी सॉल्विंग के लिए लूँगी। आपको टाइम, आपके जो भी क्वेश्चंस है, ओपन हाउस, आपको जो भी सवाल पूछने आप पूछ सकते हो, वैसे टाइप का एक करेंगे, ठीक है। हाँ सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, हियर वी गो। चलो here we go guys, I'll just open my file. Yeah, so a very good evening, good day to all my live streaming students. This is either your PD GD students, है ना। तो आपके लिए ये है अभी सैलरी का रिवीजन लेक्चर। तो हम यहाँ पे फटाफट सारी कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे और बहुत इफेक्टिव करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। या यस, सो इनकम अंडर द हेड सैलरीज, ये एक इंटरमीडिएट के लेवल पे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आने के बहुत चांसेस होते हैं। यस, तो यहाँ पे क्या होता है, यस, सो सैलरी इज इम्पॉर्टेंट एज सीए इंटरमीडिएट में। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक्स, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड कवर एवरीथिंग। आइदर यू कीप माय फास्ट ट्रैक नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू। आपको कोई भी और क्लास के नोट से आपने मार्किंग किया होगा, आपको वो देखना है तो आप वो देखिए। मैं ये जो पढ़ा रही हूँ वो AY 22-23 के हिसाब से पढ़ा रही हूँ। दिस इज अ रिकॉर्डिंग एप्लीकेबल फॉर May 22। हाँ मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी है, I've done. हाँ, so this is a recording or the lectures. These are going to be applicable for May 22 attempt and November 22. Yes. So there is just one small amendment in salary, वो भी ये कवर होने वाला है। ओके, फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स आपको ध्यान रहे कि ये जो थ्योरी पार्ट है वो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस जो है सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम कवर करने के लिए आई एम गोइंग टू टेक, आई हैव सिलेक्टेड सम क्वेश्चंस फ्रॉम माय रेगुलर बैच ऑल्सो, ठीक है। या सो लेट्स गेट फोकस। फटाफट सबने ध्यान देना है। स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट, बिल्कुल जो बच्चे रामबाण भी लेके बैठ सकते हैं, बिल्कुल रामबाण लेके बैठना है आपको। जिनके पास फास्ट ट्रैक की नोट्स होंगी, फास्ट ट्रैक की स्टूडेंट्स फास्ट ट्रैक के नोट्स लेके बैठेंगे, बाकी के बच्चे आप रामबाण लेके बैठोगे, बिल्कुल सही। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ गाइस, कम ऑन, सिट स्ट्रेट, स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट। सैलरी का दरवाजा कब खुलता है, माने व्हेन डू यू गेट एंट्री इनटू द हेड ऑफ सैलरी। यू गेट एंट्री इनटू द हेड ऑफ सैलरी ओनली व्हेन देयर इज रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। जी हाँ, सो जब भी रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर, एकदम इंटरएक्टिव क्लास चाहिए। ये बच्चों जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, कुछ बच्चों के लिए अनलिस्टेड है, मैं रेगुलर क्लास स्टूडेंट्स आर आल्सो अटेंडिंग, सो दे आर द वंस हु आर आंसरिंग, सो इट बिकम्स अ इंटरएक्टिव क्लास। यस, नाउ there should be a relationship of employer and employee absolutely between the payer and the payee। तो ये relationship होगा तभी दरवाज़ा खुलेगा, वरना ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। yes, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, पेयर और पे के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो बहुत बार मैं क्लास में बताती हूँ, पार्टनर सैलरी विल नेवर बी गेट टैक्स्ड अंडर सैलरी, बिल्कुल भी नहीं। पार्टनर की जो सैलरी है वो सैलरी में टैक्स नहीं होगी। मैम क्यों नहीं टैक्स होगी? बिकॉज फर्म और पार्टनर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, पार्टनर और फर्म के बीच में एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं होता। सो देर इज नो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। इन फैक्ट पार्टनर सैलरी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर and it is partners PGBP income, and this is also covered under section 28. One second, I'll just open the window. Yeah, yes, and it is covered under PGBP section 28, which is the charging section जो बोलता है it will get taxed under
पीजीबीपी, बिल्कुल सही। सिमिलरली इज सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो सैलरी मिलता है ये भी आईओएस में टैक्स किया जाएगा। सो पार्टनर सैलरी पीजीबीपी में जाएगा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सैलरी है वो आईओएस में टैक्स किया जाएगा। ओके मैम, इसके आगे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, हाँ, there's a difference between contract of service and contract for service. okay, contract of service मतलब servant and employee का, employer and servant का relationship होता है। मैं कंट्रोल करूंगी मेरा स्टाफ कितने बजे आएगा, वो कैसे काम करेगा, कैसे काम नहीं करेगा, आई विल कंट्रोल। बट इफ आई एम अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ बैंक, आई एम नॉट द एम्प्लॉई। पीकेडी अगर किसी बैंक को ऑडिट करने जाती है तो मैं उनकी एम्प्लॉई नहीं हूँ। मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे मेरा काम कैसे करना है, मैं डिसाइड करूंगी मुझे मेरा काम कैसे करना है। एग्जैक्टली मुझे जो बैंक से फीस मिलेगी वो प्रोफेशनल फीस होगी। इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, लाइक कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑडिट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंटरनल ऑडिट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंकरेंट ऑडिट, है कि नहीं? हाँ, सो ये जो सिंपल वाला होता है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस डिफरेंस, बट यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 आप पढ़ लो। एग्जाम्पल प्राइवेट होने वाला है, यस। ये लेक्चर एग्जाम्पल नहीं लेक्चर प्राइवेट होने वाला है, लेक्चर खत्म करने के बाद तुरंत। प्रोफेसर अंडर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, ओके, सो आई एम एम्प्लॉयड, आई एम अ प्रोफेसर ऑफ बीएमसीसी कॉलेज, आई एम अ प्रोफेसर ऑफ फर्ग्यूसन कॉलेज, तो इट विल बी माई सैलरी इनकम। या चमेली इज एम्प्लॉयड विद चोपड़ा फिल्म्स एंड शी गेट्स अ मंथली सैलरी ऑफ 20,000। शी एक्ट्स इन द फिल्म्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय चोपड़ा फिल्म्स। तो चोपड़ा फिल्म्स ने मुझे एम्प्लॉय के तौर पे रख दिया है, वो बोलेंगे हम इसमें काम करना है, इस फिल्म में काम करना है, वो डिसाइड करेंगे, है ना। देन दैट बिकम्स माई सैलरी इनकम बिकॉज देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। लेकिन अगर ये इंस्टीट्यूट को बहुत पसंद है, प्रोफेसर इज अपॉइंटेड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम चेकिंग, है ना, जैसे आपको बोलेंगे आप एक्सटर्नल एग्जामिनर करके आओ या आप पेपर चेकिंग के लिए आओ, पेपर सेटिंग करने के लिए आओ, देन यू नो मैं उस यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैंने असाइनमेंट लिया। हाँ, आई मे बी एन एम्प्लॉय ऑफ बीएमसीसी, but I may be a professor of BMCC, employee of BMCC, लेकिन मुझे सिम्बाइसिस ने बोला can you come in our college as an external examiner, so I say yes, मुझे टाइम है तो मैं आऊँगी, so I've accepted that assignment, so that's a professional fee. If I don't have time I'll not accept it. So generally they like to ask कि पेपर चेकिंग के लिए पैसे मिले, तो ये सैलरी में नहीं लेना, इसको प्रोफेशनल फीस में लेना, ये एग्जाम व्यू पॉइंट से भी है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं पूरा रिकैप करूंगी और एग्जाम व्यू पॉइंट पे क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है वो बताने वाली हूँ। नाउ पार्टनर्स रेम्यूनरेशन सर्कल, देयर इज नो, यस इट इज पीजीबीपी इनकम एंड सैलरी रिसीव बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज आईओएस इनकम। ओके मैम, व्हाट इज द बेसिस ऑफ चार्ज? सेक्शन 15 गिव्स द बेसिस ऑफ चार्ज। सैलरी का बेसिस ऑफ चार्ज होता है ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विचएवर इज अर्लियर, या सो इट इज ड्यू और रिसीट बेसिस विचएवर इज अर्लियर, बिल्कुल सही। माने कभी कभी सैलरी ड्यू बेसिस पे टैक्स होगी या रिसीट बेसिस पे टैक्स होगी, दोनों में से वॉट एवर हैपेंस अर्लियर। इन शॉर्ट, सैलरी डज नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द असेसी। चमेली तुम सैलरीड हो, तुमको सैलरी मिल रही है, मुझे आके बताने का नहीं तेरा बुक्स ऑफ अकाउंटिंग तू मर्केंटाइल से मेंटेन कर रही है या तू कैश बेसिस पे मेंटेन कर रही है, डजंट मैटर। ओके, सो सैलरी विल बी टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस whichever is earlier. Example, Mr. X got 12 months salary during the year. In the month of March he also got 2 months salary in advance. 12 महीने काम किया, 12 महीने की सैलरी मिली, प्लस तुमको 2 महीने की सैलरी एडवांस में मिली। हाउ मच सैलरी विल बी टैक्सेबल इन दैट ईयर? 14 months. यस, बिकॉज ये 2 months की सैलरी भले ही ड्यू ना हो लेकिन रिसीट हो गई है, सो ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस whichever is earlier. मेथड ऑफ अकाउंटिंग में से ओनली 2 heads of income, that is IOS and PGBP, follow the method of accounting followed by the assessee. बरोबर, करेक्ट। तो यहाँ 14 months की सैलरी टैक्स होगी इन दिस ईयर। अगले ईयर कितनी सैलरी टैक्स होगी? नेक्स्ट ईयर कितनी सैलरी टैक्स होगी? नेक्स्ट ईयर मैम, नेक्स्ट ईयर के 2 महीने की तो अभी मिल गई, डबल टैक्सेशन नहीं होगा, तो नेक्स्ट ईयर 12 महीने माइनस 2 months। क्यों?
क्योंकि ये 2 महीने ऑलरेडी लास्ट ईयर में टैक्स हो गया है, तो यहाँ पे टैक्स होगी 10 मंथ्स। बीच बीच में डाउट्स के लिए टाइम दूंगी, अभी नहीं, मेरा फ्लो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यस, मेरा फ्लो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो एट द एंड आई विल अलाउ यू डाउट्स फॉर क्वेरी सॉल्विंग के लिए मैं टाइम दूंगी, ठीक है। यस, वेरी गुड। तो नेक्स्ट ईयर 10 मंथ्स की सैलरी टैक्स होगी, डबल टैक्सेशन नहीं होगा। ऑल राइट मैम। देन देयर इज दिस कॉन्सेप्ट फॉरगोइंग ऑफ सैलरी एंड सरेंडर ऑफ सैलरी। हाँ, नाउ मैम अगले साल 10 महीने की क्यों हो गई? है तो 12 महीने, हाँ, लेकिन 2 महीने की तूने एडवांस में ले ली, और लास्ट ईयर 14 की कर ली, सो दोनों साल का मिला के 24 महीना हो गया ना। हाँ, यहाँ 14 प्लस 10, ईयर 1 में 12, ईयर 2 में 12 महीने, ऐसे 24 महीने का टैक्स करना है। हाँ, सो ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। सो जिस साल में भले ही ये 2 महीने की सैलरी ड्यू नहीं हुई, ड्यू हुई क्या नहीं, लेकिन रिसीव हो गई ना, चलो टैक्स करो, गिव अस टैक्स ऑन वॉट एवर हैपेंस अर्लियर, गिव अस टैक्स ऑन वॉट एवर हैपेंस अर्लियर, करेक्ट। नाउ देर इज फोरगोइंग ऑफ सैलरी एंड देर इज सरेंडर ऑफ सैलरी। फोरगोइंग ऑफ सैलरी क्या होता है? मैं इन्फोसिस में काम कर रही हूँ, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, सरेंडर में जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। फोरगोइंग ऑफ सैलरी, आई एम वर्किंग विद इन्फोसिस, मैंने कोविड के लिए 1 दिन की सैलरी मेरी फोरगो कर दी, मैंने बोल दिया कि मेरी 1 दिन की सैलरी लेके आप डोनेशन दे दो, हाँ, लेकिन फिर भी आई विल हैव टू पे टैक्स ऑन फुल मंथ सैलरी, आई विल हैव टू पे टैक्स ऑन फुल मंथ सैलरी। 1 दिन की सैलरी दी तो भी उस महीने में पूरे महीने की सैलरी पे ही टैक्स लगेगा। फोरगोइंग ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल, हाँ, ये टैक्सेबल होता है। एग्जम्पशन कब दिया है? जब आपकी सैलरी, सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट है 1961, और ये भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नॉर्मली सरेंडर देयर सैलरी अंडर दिस एक्ट, देन इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए ही ये दिया गया है, ये एक्ट उनके लिए बनाया गया है। तो किसी एक पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई जॉब दे दिया, मेट्रो तुम हैंडल करो, हाँ, हमारे लिए तुम, so you handle the metro and you work as an employee of central government, we'll give you a salary of 1 lakh. He says no, I have enough money, he's a retired person, he says नहीं, मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए, I will surrender my salary, I will work only at 1 rupee per month का सैलरी, तो उसको क्यों टैक्स लगाएंगे? तो सरेंडर ऑफ सैलरी इज नॉट टैक्सेबल। मैम ये सरेंडर कौन सा वाला सरेंडर है? सरेंडर ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अंडर वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट 1961। ओके मैम, उसके बाद देयर इज अ डिफरेंस। आपको क्या लगता है बेटा, एडवांस सैलरी एंड एडवांस्ड अगेंस्ट सैलरी में क्या फ़र्क हो सकता है? यस, व्हाट डू यू थिंक? एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी में क्या फ़र्क हो सकता है? एडवांस सैलरी, जो सैलरी एडवांस में मिली, एडवांस में ली गई सैलरी, एंड इट इज टैक्सेबल। क्यों मैम? ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी, जैसे बैंक से लोन लेना, सैलरी के अगेंस्ट लोन लेना, सैलरी के सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन लेना, घर के सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन लेना। एडवांस अगेंस्ट सैलरी बेटा इज अ लोन, या एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज अ लोन, एंड लोन इज, इट इज नॉट इनकम। अयो, कॉमर्स स्टूडेंट्स को ऐसा सिखाना पड़ता है क्या? लोन इज नॉट इनकम, हाँ, इट इज नॉट इनकम, मज्जा, ये इनकम नहीं है जी, हाँ। तो एडवांस सैलरी एग्जाम, सॉरी, एडवांस अगेंस्ट सैलरी एग्जाम, एडवांस सैलरी टैक्सेबल, एडवांस सैलरी टैक्सेबल, व्हाई? ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। ऐसा कौन बोला? कौन बोला? सेक्शन 15 बोला, एग्जैक्टली। सैलरी के सारे सेक्शंस सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 तक है, 15, 16, 17, इतनों से ही है, सच्ची में बहुत थोड़ा है। फर्क नहीं पड़ता वेदर यू आर अ फुल टाइम एम्प्लॉय और अ पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। आप फुल टाइम में रहो, पार्ट टाइम जॉब करो, फुल टाइम जॉब करो, सैलरी तो सैलरी है। इफ देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, तो सैलरी का दरवाजा खुलेगा और आपको सैलरी के हेड के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। ओके मैम। एरियर्स ऑफ सैलरी, एरियर्स ऑफ सैलरी इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। जनरली आई शुड टैक्स सैलरी ऑन व्हाट? सी लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है एरियर्स ऑफ बोनस। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है इसमें। नाउ व्हाट? लिसन, एरियर्स ऑफ बोनस, कभी कभी
मुझे PY 16-17 का बोनस है, इट रिलेट्स टू 16-17 बट इट इज रिसीव्ड, और इतना पुराना नहीं करेंगे, चलो, इट रिलेट्स टू 19-20 एंड इट इज रिसीव्ड इन PY 21-22. सी आइडियली ये कौन से ईयर में टैक्स होना चाहिए? आइडियली इन विच ईयर शुड आई टैक्स दिस? या यू हैव टू टेल मी, आइडियली इन विच ईयर शुड आई टैक्स दिस? मैम अभी तो आपने बताया एडवांस सैलरी टैक्सेबल, या ये 19-20 को रिलेट करता है, वैसे ही मैम ये 19-20 को ड्यू करता है बट इट इज रिसीव लेटर. विच इवेंट इज हैपनिंग अर्लियर? मैम इट रिलेट्स टू 19-20, इट इज रिसीव्ड इन 21-22. तो 2 ईयर्स है मैम. टैक्सेबिलिटी इज ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर. So ideally ma'am this should have been taxed in 19-20. Exactly, this should be ideally taxed in 19-20 but practically, हाँ, but practically ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता. 19-20 में मैं अपने CA के पास गई, आपके पास आई. आप कौन है? आप CA है ना. तो 19-20 में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गई, उसको बोला ये मेरी सैलरी है. CA देखता है हाँ बेसिक मिला, अलाउंसेस मिले, पर्क्स मिले, यार बोनस नहीं मिला, हर साल तो मिलता है. हाँ ना यार, इस बार ना डिस्प्यूट चल रहा है मैनेजमेंट के साथ, मिलेगा कि नहीं गारंटी नहीं है. CA बोलता है नहीं मैंने तो एक्ट में पढ़ा है ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, मुझे तो 19-20 में ही टैक्स करना है. यार कैसे टैक्स करोगे 19-20 में? चलो करना है ना, करो टैक्स, कितना मिलने वाला है मुझे क्या पता. या सो देयर इज अ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समटाइम्स दैट आई कांट फॉलो. मेरा बहुत मन है कि मैं ड्यू और रिसीट बेसिस फॉलो करूँ विच एवर इज अर्लियर, बट आई कांट फॉलो इट. In such cases, then arrears will get taxed in PY 21-22 and ऐसे केसेस में आपको दिया जाता है रिलीफ अंडर सेक्शन 89. तो सैलरी का जो रिलीफ हम सीखते हैं वो अंडर सेक्शन 89 दिया जाता है, क्योंकि एक्ट बोलता है ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, बट प्रैक्टिकली मुझे ये फॉलो करना पॉसिबल नहीं है. तो आई मे हैव टू गिव टैक्स इन 21-22. फिर एसएससी को लगता है यार मैंने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया, 19-20 में करते तो कम आता. यहाँ से जनरेट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 89. तो इस 89 वाले रिलीफ पे फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू फॉलो एंड यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट. यस, सैलरी पेड टैक्स फ्री, मजा. ये कॉन्सेप्ट आखिरी में कवर्ड है, लास्ट पॉइंट में कवर्ड है. लास्ट पॉइंट एकदम थ्योरी वाला लास्ट पॉइंट है, मैं कवर कराऊंगी, अभी नहीं कराऊंगी. कॉम्प्यूटेशन ऑफ सैलरी ये हमारा फॉर्मेट होता है. कॉम्प्यूटेशन ऑफ सैलरी ये फिक्स फॉर्मेट होता है. सैलरी डज नॉट फॉलो एसएससी मेथड ऑफ अकाउंटिंग. सैलरी हैज अ फिक्स फॉर्मेट. इट सेज ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर. सैलरी ड्यू हो गई या रिसीव हो गई, दोनों में से जो भी पहले होगा हम पहले टैक्स ले लेंगे. ओके, नाउ कॉम्प्यूटेशन ऑफ सैलरी का फॉर्मेट फिक्स्ड होता है. जी हाँ, सो देयर इज सैलरी, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, देन यू गेट ग्रॉस सैलरी. ग्रॉस सैलरी में से 2 ही डिडक्शंस मिलते हैं, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16. yes, 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन, 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस, 16(3) प्रोफेशन टैक्स, नेट सैलरी, और दिस इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम सैलरी. इसको नेट सैलरी भी बोला जाता है. मेरे साथ कर दो, मुझे नहीं लगता 2 लेक्चर से ज़्यादा लगेंगे. पूरा का पूरा सैलरी आपका टकाटक चकाचक. यस, देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरी. यस, देर कुड बी एडवांस सैलरी, बिल्कुल, एंड एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल, ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर. मुझे कमीशन मिल सकता है, वेजेस, एरियर्स ऑफ सैलरी, लीव सैलरी, ग्रेचुटी. ये जो पॉइंट नंबर 5, 6 है, इनको जनरली हम बोलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स. इनको जनरली हम बोलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स. पेंशन भी आता है एक रिटायरमेंट बेनिफिट में. या सो पेंशन भी होता है एक रिटायरमेंट बेनिफिट में. सैलरी फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर भी मिल सकता है. हाँ, यू नो सैलरी है ना, सैलरी आई कैन गेट फ्रॉम माई प्रेजेंट एम्प्लॉयर, आई कैन गेट फ्रॉम माई एक्स एम्प्लॉयर. हाँ, रिटायरमेंट के बाद मुझे पेंशन मिलता है, सैलरी में जाता है. अगर पेंशन मुझे इंश्योरेंस कंपनी देती है, पेंशन मुझे इंश्योरेंस कंपनी देती है, हाँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी का एन्यूटी प्लान ले सकती हूँ, एन्यूटी प्लान.
और जब मैं इंश्योरेंस कंपनी का एन्यूटी प्लान लेती हूँ ना, मेरा जो एन्यूटी प्लान होता है ना, उसका जो प्रीमियम है ना 80CCC में आता है। डिडक्शंस के चैप्टर में सीखोगे। हाँ, और मुझे जो इस इंश्योरेंस कंपनी से पेंशन मिलेगा वो आईओएस में जाएगा, लेकिन अगर मेरा एम्प्लॉयर पेंशन देगा तो वो सैलरी में आएगा। देयर इज रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। हाँ, आपको पता है मैं बहुत अलग तरीके से सिखा रही हूँ जहाँ से बहुत व्यूज़ आते हैं। अभी आप एक बार सैलरी सीख चुके हो, तो जब रिवीजन हो रहा है, जब फास्ट ट्रैक बच्चों को सिखाते तो एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में लिंक करवाना, मैपिंग, ब्रेन मैपिंग करना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। यस, बिलीव में कुछ नहीं, आप पूरा चैप्टर करोगे मेरे साथ, एकदम 2 लेक्चर लगेंगे हमको और टकाटक चकाचक हो जाएगा हमारा। यस, देयर इज सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कभी मुझे इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। प्रॉफिट, टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब यही टैक्स आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो व्यू अलग होता है। यही टैक्स एक बार पढ़ने के बाद पढ़ोगे, अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ में और अच्छे से होता है। बच्चों को लगेगा नहीं नहीं हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन मेरे साथ और एक बार पढ़ने से आपका व्यू पॉइंट है अलग होगा। और यही जब मैं आपको फाइनल में, अगर मैं आ गई फाइनल में पढ़ाने को, मैं पहुंच पाई फाइनल तक तो मेरी तैयारी, मुझे टाइम मिलना चाहिए। अगर मैं फाइनल तक पहुंच गई तो मेरे साथ जब तुम फाइनल में पढ़ोगे ना, तो बेस्ट अलग लेवल का व्यू मिलेगा तुमको। यस, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, बोनस ऑल्सो कम्स अंडर सैलरी, पेंशन ऑल्सो कम्स अंडर सैलरी। तो एम्प्लॉयर से आपको जो भी मिलेगा, इट इज ऑल गोइंग टू कम अंडर सैलरी। ओके, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरी। इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरी पहले है रिटायरमेंट बेनिफिट। तुरंत जैसे सीक्वेंस में मैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स कर रही हूँ। व्हाट इज ग्रेच्युटी? ग्रेच्युटी इज ग्रेच्युटियसली पेड, मतलब फ्रीली। मेरी इच्छा हुई यार, तुमने बहुत मस्त काम किया मेरे कंपनी के लिए, तो मेरा मन हो रहा है मैं तुमको ग्रेच्युटी दूँ, सो आई एम गिविंग यू ग्रेच्युटी। हाँ, समटाइम्स मेरा मन ग्रेच्युटी में क्यों है, देखो, समटाइम्स आई गिव ग्रेच्युटी वॉलंटरीली, या समटाइम्स मुझे स्टैच्यूट बोलता है ग्रेच्युटी देना कंपलसरी है, एम्प्लॉयर इधर आ, ग्रेच्युटी एक्ट बुलाते हैं मेरे को, इधर आ, ग्रेच्युटी एक्ट 1972 बोलता है एम्प्लॉयर तुमको एम्प्लॉयज को ग्रेच्युटी देना कंपलसरी होगा। अच्छा, और तुमको एक और बात बोलती हूँ बेटा, सैलरी का चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो हम एम्प्लॉय के व्यू पॉइंट से समझते हैं। एम्प्लॉई चमेली, शी इज वर्किंग ना, सैलरीड पर्सन, उसके व्यू पॉइंट से समझते हैं। और जब हम पीजीबीपी का चैप्टर पढ़ते हैं तो हम एम्प्लॉयर के व्यू पॉइंट से समझते हैं। किसके व्यू पॉइंट से समझते हैं? एम्प्लॉयर के व्यू पॉइंट से समझते हैं। मज्जा। ग्रेच्युटी रिसीव ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, हाँ, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ही मिला, बहुत रेयरली होता है प्रैक्टिकली, बट एक आध 2 बार क्वेश्चन में हुआ है, थियोरेटिकली मैंने देखा है। प्रैक्टिकली जनरली कंपनीज प्रीफर करती है ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के टाइम ही देना। बट अगर किसी कंपनी ने डिसाइड कर लिया, एक और चीज़ तुम समझो बेटा, सैलरी में आपकी लाइफ आसान कब बनेगी? अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो आपको ये पता है, नहीं पढ़ा है तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि यार मेरी मर्जी है, तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, है ना, तो मैं तुमको कितनी सैलरी दूंगी, कौन सा अलाउंस दूंगी, कौन सा पर्क्विजिट दूंगी या नहीं दूंगी, कौन सा रिटायरमेंट बेनिफिट दूंगी, ये मैं और मेरी मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। हाँ, तुमको ये ठीक लग रही है पे पैकेज तो जॉब एक्सेप्ट करो, तुमको ठीक नहीं लग रहा है तो तुम किसी और कंपनी में इंटरव्यू दो, वहां पे जॉब पकड़ो। सो मैं और आप यहाँ बैठ के ये नहीं डिसाइड करें कि एक्स या चमेली को इतनी सैलरी देनी चाहिए, चंपा को कितनी देनी चाहिए, या पुष्पा को कितनी देनी चाहिए। हाँ, वो हम डिसाइड नहीं करने वाले। हम यहाँ उनको जो मिल रहा है उसका टैक्स इफेक्ट डिसाइड करने को बैठे। सो वी आर हियर टू लर्न द टैक्सेबिलिटी। व्हाई शुड आई गिव यूनिफॉर्म अलाउंस? अरे ये तुम और मैं नहीं डिसाइड कर सकते, इन्फोसिस दे रहा है ना, तो वो अपना मैनेजमेंट रूल बनाएगा। हाँ, ऐसे परक्विजिट या ऐसे अलाउंसेस देंगे जो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड है, या उनको लगता है यार ये देना चाहिए तो एम्प्लॉयज रिटेन किए जाएंगे, वो उनकी मर्जी है। हाँ, अगर आपको ग्रेच्युटी ड्यूरिंग सर्विस मिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेच्युटी रिसीव ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इज फुली टैक्सेबल। अगर आपको याद नहीं आ रहा है,
मेरी जो हेडलाइंस की कॉन्सेप्ट है, तुरंत आप एक हेडलाइन लिखते जाओ मेरे साथ. ग्रेच्युटी रिसीव ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इज फुल्ली टैक्सेबल. फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स, मेक इट अ हैबिट. टॉप रेड मार्जिन ऑफ योर नोटबुक यू मस्ट राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. उसको बोलते हैं हेडलाइंस. तो आपने ये हेडलाइंस बनानी चाहिए और बार बार रिवाइज करना चाहिए. हाँ. gratuity received during service. Yup. So gratuity is received during service. It is going to be fully taxable. Then whether you are government employee or you are, yes, फिलहाल मेरा न्यू कैरेक्टर पुष्पा है. आई नॉट दैट आई लाइक द मूवी, बट उसका ट्रेंड चल रहा है तो मैं सिर्फ कैरेक्टर ले रही हूँ. तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इफ यू आर गेटिंग ग्रेच्युटी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, you're getting gratuity during employment, then it is going to become fully taxable. हाँ, मैं सीए, मेरे को अपडेटेड रहना चाहिए. मैं अपडेटेड नहीं रहेगी तो कैसा चलेगा? आई हैव टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड. नो, या सो आई हैव टू अपग्रेड माई सेल्फ. रिसीव ड्यूरिंग रिटायरमेंट. कमान ना, इफ आई रिसीव ड्यूरिंग रिटायरमेंट, और अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो मज्जा ही मज्जा. गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ग्रेच्युटी इज फुल्ली एग्जम्प्ट. गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ग्रेच्युटी इज फुल्ली एग्जम्प्ट. यस. एम्प्लॉयज, नाउ यू मे, देर आर 3 कैटेगरीज. ओके, रिटायरमेंट में हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर मैम? देर आर 3 कैटेगरीज. there are how many categories beta? There are 3 categories. हाँ, तो क्या 3 कैटेगरीज है? 1, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो इट इज़ फुल्ली एग्जम्प्ट. अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड हो तो इट इज़ नॉट फुल्ली एग्जम्प्ट. हाँ, तो ग्रेच्युटी एक्ट में इट इज़ नॉट फुल्ली एग्जम्प्ट, तो एग्जम्पशन कितना मिलेगा? एग्जम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. So please note down what is the statutory limit for gratuity. Statutory limit for gratuity exemption is 20 lakhs. हाँ, तो पहला है gratuity receive, दूसरा ये 20 लाख से बेटा, दिस इज अ स्टैच्यूटरी लिमिट जो एक्ट ने लिमिट फिक्स कर दी है, ये वो स्टैच्यूटरी लिमिट है. ओके मैम. उसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू ये जो सैलरी होता है ये ऑब्वियसली मंथली सैलरी है. बेस्ट है ये जो सैलरी है, इट इज बी प्लस डी ए. मज्जा. डी ए के आगे नो इफ एंड नो बट. देर इज नो इफ एंड देर इज नो बट. हाँ, मतलब देर इज नो कंडीशन. हाँ, नाउ बी. सो यहाँ पे जो है ये बेस, ये जो सैलरी लेते हो ऑब्वियसली ये मंथली सैलरी लेते हैं बेटा. तो ये जो सैलरी लेते हो ऑब्वियसली ये मंथली सैलरी लेते हैं. सो 15 डिवाइडेड बाय 26 मतलब 15 दिनों की सैलरी. मैम वाई डिवाइडेड बाय 26? इट इज़ 4 क्या है, 4 संडेज है, तो 30 डेज में से 4 संडे माइनस कर लो, 26 वर्किंग डेज. 15 डिवाइडेड बाय 26 इंटू सैलरी. मैम ये जो सैलरी है ये स्टार मार्क है, 2 3 4 5 स्टार मार्क वाला एडजस्टमेंट है. ICI का फेवरेट एडजस्टमेंट है. यहाँ DA फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी हो या DA नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी हो, इट विल ऑलवेज बी एडेड इन द सैलरी. ऐसा कौन बोला? ग्रेच्युटी का एक्ट बोला. ऐसा कौन बोला? ग्रेच्युटी एक्ट बोला. हाँ, यस. इनटू लेंथ ऑफ सर्विस. ये जो लेंथ ऑफ सर्विस है, देयर इज राउंडिंग ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months. यस, देयर इज राउंडिंग ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months. तो आपके यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल्स हो गए, हाँ यस, तो आपके यहाँ जो भी एग्जाम्पल्स हो गए आप देख सकते हो. अगर मैंने आपको दिया होगा 28 years and 8 months, यप, सो यू कैन टेक इट एज 29 years. 6 महीने के ऊपर चला गया तो आपको राउंडिंग ऑफ करना अलाउड है. अच्छा मैम, ओके. सो फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स नोट डाउन, 28 years and 4 months होगा तो नो राउंडिंग ऑफ, तो 28 years लेना पड़ेगा. मज्जा. हाँ, नोट इट डाउन. ग्रेट स्पीड. डोंट वरी, आराम से सब हो जाएगा, चिंता मत करो. 2 lectures आई टेक, 2.5 lectures जो भी है मस्त करेंगे अपन. फिनिश इट प्रॉपरली, फिनिश सैलरी प्रॉपरली. इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम व्यू पॉइंट. यस, करेक्ट. तो ग्रेच्युटी एक्ट की सैलरी में बेसिक, कम ऑन लर्न इट विथ मी. बेसिक इज इक्वल टू, सॉरी, सैलरी इज इक्वल टू बी प्लस DA. DA के आगे नो इफ नो बट, म्हणजे DA फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी ऑलवेज.
हाँ, लेंथ ऑफ सर्विस देर इज राउंडिंग ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months. येस, 29 ईयर्स 8 months होगा, या 28 ईयर्स 8 months होगा तो उसको 29 ईयर्स करने का, 28 ईयर्स 4 months होगा तो उसको 28 करने का, उसको राउंड ऑफ नहीं करने का. येस. नाउ हैव यू नोटेड डाउन द एग्जाम्पल? फास्ट ट्रैक, बिकॉज आई वांट टू इरेज इट. नोट इट डाउन. पॉज, नोट डाउन द एग्जाम्पल. 6 months हुए तो भी राउंडिंग ऑफ नहीं करने का. एक्सेस ऑफ 6 months से ज़्यादा हुआ तो राउंडिंग ऑफ करने का. हाँ. नाउ मैम, अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में भी कवर्ड नहीं हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं हो, ओ हो, आप ग्रेच्युटी एक्ट में भी कवर्ड नहीं हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं हो, फिर भी मैं आपको सैलरी दे, आपको ग्रेच्युटी मिल रही है ना? तो आई एम नॉट गवर्नमेंट, आई एम नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, फिर भी मेरा एम्प्लॉयर मुझे ग्रेच्युटी दे रहा है, तो क्या होगा? 6 months हुए तो भी 1 year पकड़ेंगे नहीं. एक्सेस ऑफ 6 months. शालूम, यहाँ पे 28 years 6 months हुआ तो 28. ऐसा बॉर्डर लाइन पे नहीं आएगा तुमको. हाँ, 28 years 6 months 10 days. नाउ इट इज इन एक्सेस ऑफ 6 months. अब 29 years. ये ग्रेच्युटी एक्ट के लिए, बस इतना PhD नहीं करने का है. हाँ. चला. एम्प्लॉयज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट एंड नॉन गवर्नमेंट. आप गवर्नमेंट भी नहीं हो, ग्रेच्युटी एक्ट में भी कवर्ड नहीं हो. इट इज नॉट फुल्ली एग्जम्प्ट. हाँ. एग्जम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. ग्रेच्युटी रिसीव्ड, ओके, 20 lakhs फिक्स्ड. आइया, दो चीजें तो एकदम आइयो सेम है. थर्ड इज हाफ इंटू एवरेज मंथली सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विसेज. हाफ इंटू एवरेज, मज्जा. एवरेज मंथली सैलरी, एवरेज कितने महीनों का लेने का है? 10 months. एंड salary is going to be same like HRA, basic salary plus dearness allowance. Add DA only if it forms a part of salary for retirement benefits, plus commission if it is received as a percentage of turnover. तो यहाँ पे salary will be same like HRA. Number of completed years of service, मज्जा. यहाँ पे 28 years 8 months लेंगे तो 28 इस लेना पड़ेगा रे बाबा. कंप्लीटेड ईयर्स बोला है, कंप्लीटेड, कंप्लीट हुआ तो लेने का, फ्रैक्शंस को टोटली इग्नोर करने का. सेकेंड कैटेगरी में राउंडिंग ऑफ इज अलाउड, बट कब? अगर वो 6 महीने से ऊपर हुआ तो. ग्रेच्युटी एक्ट में ईयर्स को 6 महीने से ऊपर हुआ तो राउंडिंग ऑफ करने को अलाउड है. यहाँ कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस बोला है. हाँ. सैलरी में एक दिन पहले ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देख के जानी पड़ेगी, तो एक बार देख के जाने का. यस. आगे जाएंगे. एवरेज सैलरी, सैलरी फॉर 10 months डिवाइडेड बाय 10. B plus DA. DA if forming a part of salary for retirement benefits plus commission if received as a percentage of turnover. हाँ, सैलरी में थोड़ा लर्निंग पार्ट है. ग्रेच्युटी, लीव सैलरी, पेंशन. हाँ, एक दिन पहले थोड़ा सा पढ़ के जाने का. तो अब भी नोटिंग करो कि यू मे हैव टू, सैलरी का आपको पार्ट रिवाइज करना पड़ेगा लर्निंग के हिसाब से. हाँ, चलो. मोहम्मद साहब, एवरेज सैलरी क्या होती है? सैलरी फॉर लास्ट 10 months डिवाइडेड बाय 10. लास्ट के 10 months लेने का, उसकी सैलरी का टोटल लेने का, उसको डिवाइडेड बाय 10 करने का. ओके बेटा. हाँ. पेंशन, पेंशन क्या होता है? पेंशन क्या होता है? कोई ट्रिक नहीं सोचने की, याद हो जाता है लर्न कर करके, बार बार देख देख के याद आएगा. पेंशन, ओके. पेंशन, अच्छा. ग्रेच्युटी में बोलो, चलो फटाफट. इफ ग्रेच्युटी इज रिसीव ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, चलो लवकर करा. इफ ग्रेच्युटी इज रिसीव ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, फुल्ली टैक्सेबल. ओके. ग्रेच्युटी रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट, फुल्ली एग्जम्प्ट. ग्रेच्युटी एक्ट में एग्जम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. ग्रेच्युटी रिसीव्ड 20 lakhs, 15 डिवाइडेड बाय 26 इंटू ग्रेच्युटी इंटू लेंथ ऑफ सर्विस या नंबर ऑफ ईयर्स या ड्यूरेशन ऑफ सर्विस. बट कैसे लेंगे लेंथ ऑफ सर्विस या ड्यूरेशन ऑफ सर्विस? राउंडिंग ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months. करेक्ट. एम्प्लॉयज नॉट अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, कवर्ड नहीं है. ओहो हो, नॉट कवर्ड ऐड कर दो. फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स मेक करेक्शन योर.
employees not covered under gratuity act, please make a correction here, employees not covered under gratuity act. हाँ, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं हो तो ग्रेचुटी का एग्जाम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. 1, ग्रेचुटी रिसीव्ड 20 lakhs, हाफ इंटू एवरेज मंथली सैलरी इंटू कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स. हाँ, सो एवरेज मंथली कैसे निकालने का, 10 महीने का एवरेज. सैलरी का मतलब होगा बी प्लस डी ए ओनली इफ इट्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन ओनली इफ इट इज रिसीव्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. मज्जा. अब आ रहा है पेंशन. चलो, पेंशन इज अ पीरियोडिकल पेमेंट रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन और आफ्टर रिटायरमेंट. हाँ, तो जनरली पेंशन ऑब्वियसली रिटायरमेंट के टाइम ही मिलता है, पहले नहीं मिलता. पेंशन कैन बी कम्यूटेड और इट कैन बी अनकम्यूटेड. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेंशन, कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड. मैम व्हाट इज कम्यूटेड? कम्यूटेड का मतलब होता है आपने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू लमसम, यू हैव कन्वर्टेड इट एंड नाउ यू आर गेटिंग इट एज अ लमसम पोर्शन. आपने कम्यूट कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया, लमसम पोर्शन में मिल रहा है. और जो अनकम्यूटेड है आपने उसको लमसम पोर्शन में नहीं मिल रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा हर महीने में मिल रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा हर महीने में मिल रहा है. ओके, यस. सो एक मिनट, मैंने क्वेरीज नहीं करी है, मैं पहले रिटायरमेंट बेनिफिट्स लेती हूँ, उसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज होगी आई विल एंटरटेन इट, नो वरीज. ओके, अनकम्यूटेड पेंशन. हाँ, अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है, नोट डाउन कीजिए, दिस इज पीरियोडिक पेंशन. या सो अनकम्यूटेड पेंशन इज पीरियोडिक पेंशन, बिल्कुल सही. नाउ पीरियोडिक पेंशन में आपको हर महीने पेंशन मिलती है, जैसे 2000 पर मंथ पेंशन देना. एंड पीरियोडिक पेंशन, हेडलाइन फॉर फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स, पीरियोडिक पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल whether you are government or you are non government. तो अगर आपको 2000 पर मंथ पेंशन मिल रहा है, पीरियोडिक पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल. हेडलाइन बनता है, पीरियोडिक पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल. अनकम्यूटेड पेंशन ये हमेशा फुल्ली टैक्सेबल होता है. मैम पेंशन से भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है? बिल्कुल मिलता है, पेंशन से भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. अगर जस्ट बोला कि पेंशन रिसीव्ड तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने का, लेकिन पेंशन के आगे वर्ड दिया कंप्यूटेड. क्या वर्ड दिया? कंप्यूटेड. देन फिर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने की जरूरत नहीं है. कंप्यूटेड मतलब हमने कंप्यूट करके दे दिया है. करेक्ट. कम्यूटेड पेंशन मतलब हमने लमसम ले लिया, एक साथ ले लिया. किसी को पैसे की जरूरत है, बोलता है यार हर महीने थोड़ा थोड़ा लेंगे, तो एक साथ कन्वर्ट करके लमसम पेंशन ले लेते हैं. एक साथ कन्वर्ट करके क्या ले लेते हैं? लमसम पेंशन ले लेते हैं. हाँ, तो इट इज लमसम पेमेंट इंस्टेड ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट. अभी अगर आप कम्यूटेड है, आपने एकदम से 2 लाख ले लिए, 4 लाख ले लिए मतलब आपकी कंपनी के रूल्स में भी होना चाहिए. हाँ, तो अगर आपने कम्यूटेड पेंशन ले लिया और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो बेस्ट है, इट इज़ फुल्ली एग्जम्प्ट. या तो इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट इज़ फुल्ली एग्जम्प्ट. बट अगर तुम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और तुमने लमसम पेंशन लिया है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और तुमने लमसम 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसा एक साथ अपने पेंशन उठा लिया कंपनी से एक साथ, हाँ, तो इट डिपेंड्स अपॉन, उसका एग्जम्पशन डिपेंड करता है कि वेदर यू आर गेटिंग ग्रेचुटी or you're not in receipt of gratuity. So whether you're getting gratuity or you're not in receipt of gratuity. देखो, तुमको ग्रेचुटी मिल रहा है, हाँ, मतलब तुमको और एक रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है, तो तुमको थोड़ा कम एग्जम्पशन दे देंगे. हाँ, अच्छा, और तुमको ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है, नॉट इन रिसीट ऑफ ग्रेचुटी, चलो तुमको थोड़ा ज़्यादा एग्जम्पशन दे देंगे. कितना ज़्यादा? 1/2 म्हणजे 50%, 1/3 म्हणजे 33.33%. या सो सी, पेंशन इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट. पेंशन हमेशा रिटायरमेंट के बाद ही आता है, तो इसमें कंफ्यूजन ही नहीं है. मैम ड्यूरिंग सर्विस पेंशन नहीं मिलता है, काट डालूंगी. ड्यूरिंग सर्विस सैलरी मिलता है, हाँ, ड्यूरिंग सर्विस सैलरी मिलता है, पेंशन नहीं मिलता. पेंशन मिलेगा आइदर टुकड़ों टुकड़ों में, छोटा छोटा, उसको अनकम्यूटेड बोलते हैं, या उसको कम्यूट कर दिया. जो छोटा छोटा मंथली मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है. जो कम्यूट करके ले लिया है ना, कम्यूट करके ले लिया, वो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो बेस्ट, फुली एग्जाम्ड. आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको ग्रेचुटी मिल रहा है. मैम हमें कैसे पता चलेगा? यार क्वेश्चन में दिया जाएगा. तुमको ग्रेचुटी का बेनिफिट मिल रहा है तो 1/3 एग्जाम्पशन ले लो. तुमको ग्रेचुटी का बेनिफिट नहीं मिल रहा तो ज़्यादा ले लो, 1/2 ऑफ द टोटल पेंशन का एग्जाम्पशन ले लो. Yes, fast track students, you will be getting questions on all of this concept. तो क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से सॉल्व हो जाएगा. पेंशन अगर आपको यूएनओ से मिलता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, देन इट इज एग्जम्प्ट है. सिमिलरली फैमिली पेंशन. अच्छा, एक और बात,
मैम फैमिली पेंशन ये कहाँ टैक्स किया जाता है बेटा जी? फैमिली पेंशन ये आईओएस में टैक्स किया जाता है। फैमिली पेंशन कहाँ टैक्स किया जाता है? आईओएस में टैक्स होता है। बरोबर बरोबर। क्यों मैम? क्योंकि फिर से वही, फैमिली पेंशन मतलब क्या? फैमिली मेंबर को मिल रहा है। हाँ, एम्प्लॉय की डेथ हो गई, फैमिली मेंबर को फैमिली पेंशन दिया जा रहा है। देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। मिसिज एक्स एंड एम्प्लॉयर, रिलायंस या टाटा, टाटा ने अभी डिसाइड किया एम्प्लॉय की डेथ हो गई कोविड में, उनकी वाइफ को पेंशन देंगे। हाँ, तो उनको पेंशन दी जा रही है, तो उनको पेंशन दे रहे हैं, तो दिस इज, देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दिस कैन गो अंडर फैमिली पेंशन। तो ऐसा फैमिली पेंशन जनरली आईओएस में टैक्स किया जाता है। किसी को याद आ रहा है इस फैमिली पेंशन से कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है? इस फैमिली पेंशन से कितना डिडक्शन मिलता है? किसी को याद आ रहा है? या 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर। 1/3 ये कहाँ सिखाऊंगी? सैलरी के चैप्टर में। लेकिन मैम अगर ऐसा फैमिली मेंबर किसी आर्मी, मिलिट्री, नेवी, आर्म्ड फोर्सेस वाले किसी फैमिली को मिलता है, उनकी मिस्टर एक्स वॉज इन आर्मी, उसकी डेथ हो गई, उसकी फैमिली को पेंशन मिल रहा है, यार इतना तो हमने करना चाहिए उनको, इतना तो एग्जम्पशन करके देना चाहिए, वो लोग देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो व्हेन अ फैमिली पेंशन इज रिसीव बाय फैमिली मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इट इज एग्जम्प्ट। कुछ पेंशन एग्जम्प्ट होते हैं मैम, कौन से वाले हैं वही बता रही हूँ। पेंशन फ्रॉम यूएनओ इज एग्जम्प्ट, पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज विल बी एग्जम्प्ट। जनरली मैम फैमिली पेंशन वी विल बी टैक्सिंग इट अंडर द चैप्टर ऑफ आईओएस। इधर ही आप लिख सकते हो, आईओएस में हम एक सीखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज 1/3 ऑफ टोटल पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर। हाँ, क्योंकि फैमिली पेंशन इज टैक्सेबल अंडर आईओएस, देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। डन? यस, सो पेंशन इज ऑल्सो ओवर। नाउ एक ही रिटायरमेंट बेनिफिट बचा है, लीव सैलरी। अलाउंसेज आज कंप्लीट कर दूंगी, कल परक्विजिट्स और बचा हुआ पार्ट हो जाएगा। हाँ, मेजर आज कितना भी और भी हो जाएगा, तो 2 लेक्चर्स में तो हमारा अच्छे से सैलरी हो जाएगा। या नाउ सो पेंशन फटाफट। मैम पेंशन अगर पीरियोडिक मिल रहा है, छोटा छोटा मंथली पीरियोडिक पेंशन, इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। लमसम पेंशन मिल रहा है, लमसम पेंशन आपको मिल रहा है, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फुल्ली एग्जाम। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एग्जाम्शन जो होता है ये डिपेंड करता है वेदर आपको ग्रेचुटी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यू गेट ग्रेचुटी, 1/3 इज एग्जाम्ड, यू डोंट गेट ग्रेचुटी, 1/2 इज एग्जाम्ड। ओके, फैमिली पेंशन डजंट कम अंडर सैलरी मैम, फैमिली पेंशन कम्स अंडर आईओएस, क्योंकि फैमिली पेंशन मतलब एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर को मिल रहा है। क्यों मैम, फैमिली मेंबर को क्यों दे रहे हैं? अरे एम्प्लॉय की डेथ हो गई। हाँ, कुछ कंपनीज फैमिली पेंशन देती है, कुछ कंपनीज बोलती है नहीं, एम्प्लॉय की डेथ के बाद हम पेंशन देंगे ही नहीं। तो आप दोगे ही नहीं तो सवाल ही नहीं आता। थैंक गॉड। चलो, लीव सैलरी ऐप पे अपलोड हो जाएगा ना ब्रिजेश? मैंने डिसाइड नहीं किया है, आई हैव नॉट येट डिसाइडेड व्हाट टू डू। आई एम डिसाइडिंग, आई विल डिसाइड एंड आई विल लेट यू नो। लीव एनकैशमेंट, एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू अ सर्टेन लीव ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, अभी आपको पता है ना लीव एंटाइटलमेंट में क्या होता है। ये लास्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो टकाटक चकाचक अलाउंसेस करूंगी, सारे अलाउंसेस करूंगी, जितना पर्क्स होगा वो करेंगे। 8:30 8:45 तक जाएंगे। चलो, हाँ, लीव एनकैशमेंट, एम्प्लॉयज आर एंटाइटलमेंट टू सर्टेन लीव ड्यूरिंग द ईयर एज पर द रिसीट। हाँ, तो एम्प्लॉयज को लीव मिलती है, तो एम्प्लॉयज को बोला जाता है यार 1 ईयर में तुम लोग 10 डेज पेड लीव ले लेना। क्या याद रखोगे? नहीं, 10 नहीं, बहुत कम है। हाँ, 24 डेज की छुट्टी ले लो, पेड लीव। हाँ, यस, सो क्या होगा, 1 ईयर में तुमको 24 डेज की पेड लीव अलाउड है। हाँ, तो तुम क्या करोगे? हाँ, चमेली और पुष्पा, चमेली सीधी सादी है, पुष्पा अयो,
डेंजर, फायर। हाँ, तो चमेली बोलती है वो चुपचाप 30 डेज काम करती है, ऑल डेज वर्किंग डेज शी इज वर्किंग। पुष्पा शी टेक्स 2 डेज लीव, उसको बोला जाता है 24 डेज इन 1 ईयर। पुष्पा क्या करती है, शी टेक्स 2 डेज का लीव इन अ मंथ इज अलाउड। पुष्पा बोलती है मैं 2 दिन छुट्टी करेगी, मैं आराम करेगी। तो पुष्पा 2 दिन छुट्टी लेती है, फिर भी उसको फुल सैलरी। वो पुष्पा है इसके लिए नहीं, कंपनी का रूल है इसके लिए। चमेली को भी फुल सैलरी, आइयो शी वर्क्स फॉर ऑल वर्किंग डेज, 30 डेज मतलब ऑल वर्किंग डेज, ऑल डेज, नो हॉलीडे। ये 2 डेज लीव पुष्पा, यर फुल सैलरी, दोनों को फुल सैलरी। आइयो, इज दिस करेक्ट? देखो, कंपनी के रूल होते हैं आपको पेड लीव मिलेगी, हाँ आप छुट्टी पे जाओ फिर भी आपको पेड लीव देंगे। जनरली ये पेड लीव होती है ना। अरे पुष्पा इज ही नॉट शी राहुल, मैं पुष्पा राज की नहीं बात कर रही है, मैं मेरे एग्जाम्पल में पुष्पा की बात कर रही है। चमेली फ्लावर है, पुष्पा भी फ्लावर है, हाँ चंपा भी एक फ्लावर है। हम पुष्पा चमेली ये सब फूलों की बात कर रहे हैं, हाँ। तुमको पुष्पराज देखने का, पुष्पा मूवी देखने का टाइम मिलता है ना? हाँ, कैसे निकलते रहे टाइम, बैकलॉग लेक्चर देखने का टाइम नहीं मिलता है मैम। चलो, हाँ सुनो अभी, टाइम पास नको, चला लवकर करा, आज की तारीख में ख़त्म करने का है, हाँ। ऑल डेज नाम सुन के लड़की समझे क्या, लड़का है मैं। ओके, ठीक है चलो, गेट बैक, अरे ट्रैक पे आ जाओ वापस। गेटिंग बैक टू द ट्रैक गाइस, कम ऑन लेट्स डू इट, वी आर ऑल चार्ज्ड अप, बहुत पढ़ना है अपने को, यस कम ऑन वी कैन डू इट गाइस। यहाँ पे अब समझो, चमेली को भी फुल सैलरी, इसको भी फुल सैलरी। चमेली बहुत रोने लगी, यार वो पुष्पा है तो क्या हो गया। हाँ, चला, किसको रे, फेब्रुवरी का महीना वैलेंटाइन का महीना है, मेरे लिए तो बजट का महीना है, बजट पे बजट में पढ़ती जा रही हूँ, पढ़ती जा रही हूँ, सुनो अभी, हाँ चुपचाप सुनने का। ओके पे अटेंशन नाउ, चला। चमेली इज गेटिंग फुल मंथ सैलरी and Pushpa is also getting full month salary. तो कंपनी डजेंट वांट टू गिव दिस रॉन्ग ट्रेंड टू चमेली, कंपनी चमेली को डिस्करेज नहीं करना चाहती, कंपनी चमेली को बोलेगी यार तू बहुत सिंसियर है, तेरे को 24 डेज की लीव कैरी फॉरवर्ड करके मिलेगी, या 24 डेज की लीव तेरे को लैप्स करनी पड़ेगी। ये क्यों किया जाता है लैप्स, अगर आप ग्रुप 2 जब करोगे, आप ऑडिट में पढ़ोगे, आई डोंट नो इंटर में पढ़ोगे फाइनल में पढ़ोगे, बट ऑडिट का ये एक हिस्सा होता है कि कभी कभी कंपलसरी लीव होनी चाहिए, कभी कभी आपने छुट्टी लेनी ज़रूरी है। सो समटाइम्स यू मस्ट गो ऑन लीव एंड समटाइम्स यू मस्ट टेक लीव, हाँ। सो 24 डेज की छुट्टी लैप्स हो जाएगी, तो कभी कभी आप सुनते हो ऐसे आपके दोस्तों को या सीन मतलब एल्डरली पीपल को सुनते हो, यार मैं बैंक में काम कर रहा हूँ, मेरी छुट्टी लैप्स होने वाली, मुझे कंपलसरी लीव पे जाना है, यस। या तीसरा होता है इस लीव को कैश एनकैश करेंगे, ए चमेली तूने ज़्यादा काम किया, तेरे को ज़्यादा सैलरी मिलेगा, हाँ पुष्पा से ज़्यादा सैलरी तेरे को देंगे, योर लीव विल बी इन कैश। तो लीव को जब एनकैश करते हो उसको बोलते हैं लीव सैलरी, या एंड वी आर लर्निंग द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ दिस लीव सैलरी, कम ऑन गाइस, सो वी आर लर्निंग, अयो क्या गिर गया, oops, we are learning the tax treatment of this leave salary, correct। सो मैम अगर ये लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिला, कुछ कुछ कंपनीज देते हैं हाँ ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, ये मैंने भी देखा है, तो ज़रूरी नहीं, कुछ कंपनी बोलेगी यार हर 3 साल में आपकी लीव एनकैश करो, हिसाब किताब करो कितनी छुट्टी बैलेंस है, लीव एट क्रेडिट, आपका कितना क्रेडिट है, आपके पास कितनी छुट्टी बची हुई है उसको एनकैश करके लो। सो इफ़ यू गेट योर लीव एनकैश्ड, समझा क्या आपको, 3 ऑप्शंस रखे हैं कंपनी ने, चमेली के पास कितने ऑप्शंस है, आइदर टू 24 डेज की लीव कैरी फॉरवर्ड कर ले, तेरे को नेक्स्ट ईयर तेरी शादी है, तेरे को ज़्यादा छुट्टी चाहिए तो नेक्स्ट ईयर ले ले, या 24 डेज की छुट्टी लैप्स हो जाएगी तो आखिरी में कंपलसरी घर पे बैठ आराम कर घूमने जा,
या इस लीव को हम क्या करेंगे, एनकैश करेंगे। जब लीव को एनकैश करेंगे उसका टैक्स ट्रीटमेंट हमें पढ़ना है। एग्जैक्टली इसको बोलते हैं लीव सैलरी, मज्जा, या लीव एनकैशमेंट। यस, इफ यू डू दिस ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, सी ये ऐसा नहीं है कि हमेशा रिटायरमेंट पे ही होगा यार, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी इस साल की छुट्टी बची है, एनकैश करके दे दो। हाँ, कंपनी बोलते कोई नहीं बात, हमारा रूल है, हम 3 साल का, एक साथ 3 साल होने थे, देखो एनकैश करके दे देंगे, तो ले लो भाई। या रिटायरमेंट के टाइम भी दे देंगे। हम्म तो सुनो, गवर्नमेंट, अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली, हाँ एक मिनट, पहले ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिला तो फुल्ली टैक्सेबल। सो यू कैन राइट अ हेडलाइन हियर, लीव सैलरी रिसीव ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इज फुल्ली टैक्सेबल जस्ट लाइक ग्रेचुटी। सो लीव सैलरी रिसीव ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इज फुल्ली टैक्सेबल। लिखो, लीव सैलरी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इज फुल्ली टैक्सेबल, is fully taxable whether you are government or you are non-government. Okay ma'am. रिटायरमेंट के टाइम 2 कैटेगरीज, या रिटायरमेंट के टाइम 2 कैटेगरीज, बरोबर, ये 1 कैटेगरी और ये 2 कैटेगरीज, ये रिटायरमेंट के टाइम की कैटेगरीज है। ओके मैम, पहले अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देखो कितना बेनिफिट है, ग्रेचुटी फुल्ली एग्जम्प्ट, कम्यूटेड पेंशन फुल्ली एग्जम्प्ट, लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग रिटायरमेंट फुल्ली एग्जम्प्ट। हाँ, पेंशन भी कम्यूटेड, लमसम लिया हुआ पेंशन एग्जम्प्ट होता है। हाँ, और ना गवर्नमेंट को एंटरटेनमेंट डिडक्शन का भी डिडक्शन मिलता है। हाँ, ये 4 बेनिफिट्स याद रखना उनके लिए। हाँ, क्या क्या है मैम गवर्नमेंट को, चला लवकर सांगा। ग्रॅच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, रिटायरमेंट के टाइम मिला तो एग्जम्प्ट, लीव सैलरी रिटायरमेंट के टाइम गवर्नमेंट को मिला तो फुल्ली एग्जम्प्ट, पेंशन कम्यूटेड मिला गवर्नमेंट को फुल्ली एग्जम्प्ट, एंड एक एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन होता है ना सेक्शन 16(2), वो भी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है। मज्जा। सैलरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी ओवर हियर? ओ एक मिनट मैम, अगर ये नॉन गवर्नमेंट है और उसको रिटायरमेंट के टाइम मिला तो एग्जम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। 1, लीव, ऐसा काय को होता है रे ये। हाँ, एग्जम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला, हाँ, तो लीव सैलरी रिसीव्ड 10 months एवरेज सैलरी, 3 lakhs is the statutory limit, leave at credit in days divided by 30 into average salary. So leave at credit in days divided by 30 into average salary. तो इसके लिए you will understand this best with the help of a question. Average salary is what? So students, जो लोग मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं और वो ये अगर लेक्चर सुन रहे हो, आप ये पढ़ो, आज के जो कॉन्सेप्ट्स कवर किए उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन कल सॉल्व करना। हाँ, तो एक लीव सैलरी पे कर दो, एक ग्रेचुटी पे कर दो, एक पेंशन पे कर दो, तो एकदम फिट बैठ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ओके, यस, सो लीव एट क्रेडिट इन डेज डिवाइडेड बाय 30 इनटू एवरेज सैलरी। ओके मैम, व्हाट इज सैलरी? सैलरी सेम लाइक HRA, सो बेसिक प्लस DA, सो दिस इज सेम लाइक HRA वाला ही सैलरी है यहाँ पे। ओके मैम, एवरेज सैलरी मैम 10 मंथ्स का ही एवरेज है, सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ्स डिवाइडेड बाय 10 लेने का। ओके मैम, फाइन। नाउ मैम, रिट्रेंचमेंट, हाँ, ये दो जो छोटी चीज़ है कि मैक्सिमम 30 डेज का लीव लेना है ना मैम, 10 इंटू एवरेज सैलरी है ना सेकेंड पॉइंट। हाँ, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी मतलब 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी। यस, करेक्ट, 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी। सो ऐसा 10 मंथ्स एवरेज सैलरी का मतलब ही होता है 10 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी। थर्ड इज 3 lakhs and fourth is leave at credit in days divided by 30 into average salary. Okay, एवरेज सैलरी कैलकुलेट करते वक्त आखिरी के 10 महीने की सैलरी कैलकुलेट होगी। ओके मैम, सैलरी लेते वक्त सेम लाइक HRA होगी। लीव एट क्रेडिट इन डेज लेते वक्त कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स लिया जाएगा, कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स लिया जाएगा। मैम ये एग्जैक्टली क्या है? सी, कुछ चीज़ें ना आपको प्रैक्टिकली अच्छे से समझ में आती है, तो आप जब इसका क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, अब दो छोटी कॉन्सेप्ट्स, एक है रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन और एक है VRS। एक है रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन और एक है VRS। ओके मैम, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये जनरली वर्कर्स के लिए होता है। तो
तो अगर आप किसी वर्कर को, जैसे लेबर क्लास होता है ना, नॉट ब्लू कॉलर पीपल, नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, आप अगर किसी को निकालते हो तो इनको ना एक इंडस्ट्रियल लॉज होते हैं, लेबर बेनिफिट्स के लिए कुछ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट होता है। हाँ, तो ऐसा ना कोई भी नहीं तो किसी को भी निकाल देगा ना यार, नहीं चलेगा। तो आपको इनको निकालने के टाइम कॉम्पनसेशन देना ज़रूरी है। हाँ, ये आपके यहाँ बहुत सालों से काम कर रहे हैं, अचानक से आप बोल दे तो नहीं नहीं फैक्ट्री बंद, काम नहीं करना है, सो यू मे गेट कवर्ड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। And now nobody is going to ask you a question, when are you getting covered under industrial dispute act? No, this is not very important from exam viewpoint, but फटाफट मैं करवाती हूँ। सो रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन ना, ये जो जनरली है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के नीचे पे किया जाता है। तो एम्प्लॉई को आपको देना पड़ेगा, वर्कर्स को देना पड़ेगा, तो आपको देना पड़ेगा, उनको मिल गया तो आपको उसका टैक्स ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। तो दिस कॉम्पनसेशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एग्जम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। 1, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन रिसीव, जितना कॉम्पनसेशन मिला उतना, या 5 लाख की अमाउंट है यहाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन के लिए स्टैट्यूटरी एग्जम्पशन इज 5 लाख। हाँ, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन के लिए स्टैट्यूटरी एग्जम्पशन इज हाउ मच? 5 lakhs. Very good. And third amount is amount calculated as per the Industrial Disputes Act. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। ये तो बहुत डेंजर है, डेंजर। हाँ, तो इवन इफ यू रिमेंबर, थर्ड इज द अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मोर देन इनफ गाइज, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज इक्वेलेंट टू 15 days एवरेज पे। सो 15 days का एवरेज सैलरी, दैट इज 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू एवरेज सैलरी फॉर लास्ट 3 months इंटू कंप्लीटेड नंबर ऑफ सर्विस। हाँ मैम, ये एवरेज कैसे निकालते? 3 months का लेते, फिर कभी वेजेस मिला तो अलग होता है, फिर 6 weeks, कभी 7 weeks, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस पे कभी क्वेश्चन ऐसे आया हुआ नहीं है, ठीक है। चलो, तो रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन किसको दिया जाता है? वर्कर्स को दिया जाता है। इसका लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्पशन कैसे होता है? रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन रिसीव 5 लाख स्टैट्यूटरी लिमिट, इसकी और वीआरएस दोनों की स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है? 5 लाख, और ग्रेचुटी की 20 लाख, लीव सैलरी की 3,50,000। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब वीआरएस करेंगे, वीआरएस के बाद थोड़ा अलाउंसेस करेंगे, तो थोड़ा सा थ्योरी बोर हो जाएगा, मतलब अलाउंसेस थोड़ा प्रैक्टिकल वाला है ना, तो वो करेंगे। वीआरएस के बाद मैं लूँगी अलाउंसेस, ठीक है। तो आज अलाउंसेस भी मैं ख़त्म करने का ट्राई करूँगी, मतलब कल के लेक्चर में परक्विजिट्स हो गए तो फिर डिडक्शंस यहाँ वहाँ का कुछ, तो कल के लेक्चर में फिर समाप्त करेंगे। सेक्शन 10, कॉम्पनसेशन अंडर वीआरएस। वीआरएस इज वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। बहुत ज़रूरी है कि ये कॉम्पनसेशन ऐसा वैसा कॉम्पनसेशन नहीं होना चाहिए। एग्जाम में कॉम्पनसेशन के आगे वीआरएस वर्ड होना ज़रूरी है, तभी ये प्रोविजन अप्लाई होगा। सो इफ़ यू गेट कॉम्पनसेशन अंडर वीआरएस ओनली देन यू ट्रीटेड लाइक दिस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। हाँ, ऐसा वैसा कोई भी कॉम्पनसेशन दिया, कोविड के टाइम में आपको एम्प्लॉयर को लगा यार इसको कोविड हो गया, इसको एक कॉम्पनसेशन दे दो, या आपको बोला प्री मैच्योर रिटायरमेंट हो गया आपका, आपने खुद डिसाइड कर लिया बस रिटायरमेंट लेना है, आपको ऐसे ही कॉम्पनसेशन दे दिया, वीआरएस स्कीम के अंडर नहीं। सी, वीआरएस स्कीम में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है, इस गाइडलाइन को फॉलो करना है, तब वीआरएस आती है। हाँ, ये लीव एनकैशमेंट में मैंने क्या बोला? क्यों? हाँ सॉरी, लीव एनकैशमेंट मैंने गलती से 3.5 लाख बोला, सॉरी। आ गए ऑडिटर्स, थैंक यू नीरज, इट इज़ 3 lakhs, यहाँ 3 लाख है। सो लीव सैलरी के लिए 3 लाख है, ग्रेचुटी के लिए 20 लाख है, वीआरएस रिटेंचमेंट के लिए 5 लाख है। यस, अग्रीड। अब सुनना, हाँ मैम वीआरएस में क्या होता है? वीआरएस की स्कीम ऐसी इंपॉर्टेंट होती है, इसकी कुछ गाइडलाइंस है, जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी। अब मुझे लग रहा है यार मुझे इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, अभी कंप्यूटराइजेशन हो गया, तो कुछ एम्प्लॉयज़ को आप बोलते हो यार बहुत स्टाफ हो गया, ओवर स्टाफिंग हो गया, तो एक काम करते, गवर्नमेंट का स्कीम लेके आते वीआरएस वाला। हाँ, पीपल हु आर नियरिंग द रिटायरमेंट कैन ऑप्ट फॉर दिस स्कीम, एंड इफ दे ऑप्ट फॉर दिस स्कीम ना, देन वाई विल दे ऑप्ट? अरे मैं उनको कॉम्पनसेशन देगा ना मस्त पे की,
अच्छा, फिर हमारा क्या फ़ायदा? अरे वो उनको मंथ टू मंथ सैलरी देना नहीं पड़ेगा। हाँ, वो ऑफिस में आएगा, इधर का खर्चा ओवरहेड सब कम हो जाएगा, छोटे ऑफिस में शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग। हाँ, ऐसा करेंगे अपन, बेस्ट। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, हाँ अभी क्या होता है, तो ये जो वीआरएस की स्कीम में आप आपका देयर शुड बी रिडक्शन इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। आपने अगर बाबूराव को रिटायर कर दिया, देन बाबूराव ने अगर वीआरएस स्कीम ले लिया और वो रिटायर हो गया, ही शुड नॉट ज्वाइन द सेम मैनेजमेंट का कंपनी, सेम मैनेजमेंट का दूसरा कंपनी में बाबूराव ने एम्प्लॉयमेंट नहीं लेना चाहिए। हाँ, बाबूराव की पोस्ट पे चमेली को रख दिया, ऐसा भी नहीं चलेगा। you wanted a reduction in the number of employees, okay, you must do that। जो एम्प्लॉयज वीआरएस लेते हैं उनकी पोस्ट फिलअप नहीं करेगी। अरे फिलअप करोगे तो उनको रिटायर क्यों किया? हाँ, और बाबूराव को यहाँ से रिटायर करके और अपनी सिस्टम मैनेजमेंट दूसरी मैनेजमेंट की कंपनी में लेने का नहीं, ऐसा सब सेटिस्फाई करोगे तो उसको वीआरएस बोलेंगे। अब वीआरएस का, मुझे वीआरएस मिला, एकदम बड़ा अमाउंट रहता है वीआरएस का। हाँ, 10 लाख 20 लाख वीआरएस का कॉम्पनसेशन। ये फटाफट मुझे कोई बोल सकता है वीआरएस का कॉम्पनसेशन का पीजीबीपी में क्या आपको पता है? देखो, एम्प्लॉय को वीआरएस मिल रहा है, उसका इनकम है, एम्प्लॉयर वीआरएस का कॉम्पनसेशन दे रहा है, उसका एक्सपेंडिचर है। हाँ, पीजीबीपी वाला पार्ट किसी को याद आ रहा है क्या? मजा। ओए, पीजीबीपी वाला पार्ट किसी को याद आ रहा है क्या? Ah, very good. Compensation paid on VRS is allowed to be written off over a period of 5 years. Compensation under VRS is allowed to be written off over a period of 5 years. Taxable नहीं बोलने का, written off. Compensation over a period of, compensation, very good. Compensation on VRS is allowed to be written off over a period of 5 years. बरोबर। हाँ, वो एम्प्लॉयर के व्यू पॉइंट से, यस यू विल लर्न इट इन पीजीबीपी। सो वीआरएस के टाइम कॉम्पनसेशन दिया तो एम्प्लॉयर बोलेगा मेरा खर्चा है, आई राइट इट ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। और एम्प्लॉय के व्यू पॉइंट से क्या होगा, एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन मिल रहा है, उसके लिए टैक्सेबल होता है। हाँ, लेकिन उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, उसको एग्जम्पशन मिलेगा। ये लर्न करने का, ये लर्न करने का, बाकी का पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, वेरी गुड, सबको याद आ रहा है। कॉम्पनसेशन रिसीव्ड maximum limit of 5 lakhs and 3 months salary into completed number of years, 3 months of salary, yeah, salary at retirement। तुमको क्यों लग रहा है मेरे को 20 लाख कुछ नहीं लग रहा है? कुछ भी बोलते हैं, हाँ ना, ऐसा नहीं बोलने का। सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इनटू बैलेंस ऑफ सर्विस लेफ्ट, करेक्ट। तो वीआरएस का कॉम्पनसेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है ये 5 lakhs का अमाउंट, आपको याद रखना है। यस, तो दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट, बाकी के गाइडलाइंस ये सब आपको वीआरएस का जनरली ये कोई भी नहीं पूछेगा। ओके, सो चलो, वीआरएस के टाइम एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन मिला तो एम्प्लॉय का इनकम, एम्प्लॉयर कॉम्पनसेशन दे रहा है तो उसका एक्सपेंडिचर, दैट एक्सपेंडिचर कैन बी रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। वेरी गुड मैम, इस वीआरएस कॉम्पनसेशन का टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? वीआरएस कॉम्पनसेशन का टैक्स ट्रीटमेंट ये है, इट इज एग्जम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। वीआरएस कॉम्पनसेशन रिसीव्ड, सेकेंड अमाउंट 5 lakhs, थर्ड 3 months salary into completed years of service, या salary at retirement into balance service left in months, करेक्ट। ये गाइडलाइंस वगैरह क्या है? नॉट टू लर्न, नॉट टू लर्न। हाँ, 2.6 लास्ट, then I'll move to allowances। Okay, now listen, employer listen, employer's contribution to the account of an employee under pension scheme। हाँ, employer contribute कर रहा है,
ये 80cc-D के चैप्टर में भी आएगा। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस इज ट्रीटेड एज अ परक्विजिट। हाँ, अब 80cc-D का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, अभी आपको थोड़ा आइडिया है 80cc-D का, और बहुत नहीं होगा तो आप डिडक्शन के चैप्टर में पूरे एंगल से कवर किया गया है, बट यहाँ पे आपको ये समझना है कि 80cc-D एक न्यू पेंशन या नेशनल पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम। यहाँ पे एम्प्लॉई भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, और जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर्स कंट्री इज अ परक्विजिट फॉर एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर्स कंट्री इज, you can note it down, is a perquisite for employee. Yeah, it's a perquisite for employee. Guys, if you all are my regular batch students, you have watched this lecture, it's high time you start solving exam questions. Yes, आपको जो भी रिवीजन करना है, 5 हेड्स आप फटाफट एक बार रिवाइज कर लो। गेट टू सॉल्व माई कंपाइलर, स्टार्ट, जस्ट गेट गोइंग, डोंट वेट कि मेरा पढ़ाई होगा फिर मैं कंपाइलर करूंगा, वो कभी नहीं होता है। पढ़ाई आखिरी दिन तक कंप्लीट नहीं होती है, कंपाइलर के थ्रू पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सॉल्व द टैक्स कंपाइलर, यू मस्ट सॉल्व इट। या सो एम्प्लॉयर्स कंट्री इज परक्विजिट फॉर एम्प्लॉई। चलो डन। एम्प्लॉयर्स कंट्री इज अ परक्विजिट फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर मेरे अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, मेरी एनपीएस में, पेंशन में लेके जाऊंगा तो मेरा ही फायदा, मेरा परक्विजिट, मत जा। या करेक्ट। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, कीमैन इंश्योरेंस अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा अलाउंसेस करूंगी। एक पेज थ्योरी का मैंने छोड़ दिया है। हाँ नहीं, वो 10% ऑफ सैलरी तक रेस्ट्रिक्टेड है, वो 80cc-D डिडक्शन के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। परक्विजिट तो पूरा होगा, जितना एम्प्लॉयर दे रहा है उतना पूरा परक्विजिट होगा। वो 80cc-D के डिडक्शन में 10% तक रेस्ट्रिक्टेड है क्या, वगैरह वगैरह है। हाँ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपको मिलेगा वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ये कौन बंदी आई है अब भी और पेज नंबर पूछ रही है? हाँ, allowances, are you ready? Come on, allowances is a major part, so I will try and do allowances with you all. Okay, yes. वाह, 1 घंटे का रिकॉर्डिंग हुआ है, बेस्ट है, मस्त हुआ है। अभी अलाउंसेस कराऊंगी तो अलाउंसेस भी मस्त हो जाएंगे, सारे अलाउंसेस कंप्लीट करेंगे। यस, मॉड्यूल से भी करे क्या, करना रिशु। मॉड्यूल मैंने कवर किया है कि नहीं किया है? तेरे को क्वेश्चंस के पीछे नहीं लिखा हुआ रहता है मॉड्यूल 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 लिखा है ना? मॉड्यूल खोल के पढ़, क्वेश्चंस हो गए हमारे ज़्यादा करके, तेरे को करना है तो कर ले। अब बोल रही हूँ कंपाइलर पहले सॉल्व करो, बाद में बाकी का करो। कंपाइलर सॉल्व करने के बाद मेरे को पूछने को आना और क्या करने का है। फर्स्ट डू कंपाइलर। हाँ, अलाउंसेस इज, हाँ, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, आई टेल यू, फटाफट आई टेल यू। आपको जो सैलरी मिलती है वो ब्रेकअप करके मिलती है। हाँ, अब क्या होता है देख, मुझे अलाउंसेस भी मिलता है, कंपनी से मुझे परक्विजिट भी मिलता है ना? ये जनरली बच्चे यहाँ पे एक्सीडेंट स्पॉट होता है, सी दूसरों की गलती से सीखना चाहिए, है ना? सो परक्विजिट्स और अलाउंसेस में कुछ क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। परक्विजिट्स और अलाउंसेस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अब अलाउंसेस, परक्विजिट और अलाउंसेस में, हाँ, अलाउंसेस आर जनरली अ फिक्स सम, फिक्स सम, हाँ, एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है। दे आर जनरली गिवन ऑन अ मंथली बेसिस होता है, जनरली अ फिक्स सम विच कैन बी मंथली और इट कैन बी एनुअल। सो इट कैन बी मंथली या साल का भी एक फिक्स्ड कर सकते हैं अमाउंट हम लोग, तो इट्स अ फिक्स्ड अमाउंट। दिस इज जनरली गिवन इन चेक और कैश, मतलब जनरली ये कैश में होता है। व्हेन आई से कैश, आई टेक्निकली डोंट मीन कैश, आई मीन कि काइंड में नहीं है, कैश मतलब चेक से आ रहा है आपको। हाँ मैम, perquisite, now you know allowances generally are given to meet a peculiarity in your job. या तो जैसे कि आपको यूनिफॉर्म, टू मीट अ पेक्युलैरिटी इन योर जॉब,
or to meet a particular expenditure. हाँ, जैसे आपको अगर यूनिफॉर्म अलाउंस दिया तो क्यों दे रही है आपको कंपनी सी, कहीं कहीं जैसे होटल्स में यूनिफॉर्म में होना ज़रूरी है, पेट्रोल पंप में यूनिफॉर्म में होना ज़रूरी है, तो वो कंपनीज आपको यूनिफॉर्म अलाउंस देगी। हाँ, देन दे विल गिव यू यूनिफॉर्म अलाउंस, एग्जैक्टली। बट इन्फोसिस में अगर कोई यूनिफॉर्म नहीं है तो वो नहीं देंगे मुझे यूनिफॉर्म अलाउंस। हाँ, तो यूनिफॉर्म अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस, मेरा ना मार्केटिंग वाला जॉब है, मुझे बहुत टू व्हीलर पे घूमना पड़ता है, सेल्स का जॉब है, घर घर जाना पड़ता है, कस्टमर्स के यहाँ जाना पड़ता है। हाँ, तो फिर मुझे क्या, तो मुझे कन्वेंस अलाउंस दे रही है कंपनी, एग्जैक्टली। सो आई मे गेट अ कन्वेंस अलाउंस। सो ये जो मेरा अलाउंस है, इट इज़ गिवन टू मीट अ पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर, और मेरे जॉब का रिक्वायरमेंट या पेक्युलैरिटी है, इसलिए मुझे मिल रहा है। अलाउंसेस होंगे तो फॉलो रूल्स ऑफ अलाउंसेस। यस, अलाउंसेस की टैक्सेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है? देन इट्स टैक्सेबिलिटी इज एज पर अलाउंसेस के रूल्स। इसको क्या हो गया है? ए, मैजिक। हाँ, परक्विजिट्स आर अ बेनिफिट और अ फैसिलिटी। हाँ, ये एक बेनिफिट या फैसिलिटी है। यस, जनरली ना ये हाई एंड या मैनेजमेंट, आपकी पोजीशन इन द कंपनी, जैसे डायरेक्टर को घर दिया गया है, यार ऑफिस के सब स्टाफ को या प्यून को घर नहीं देंगे, है ना, या डायरेक्टर को गाड़ी दी है तो प्यून को गाड़ी नहीं देंगे, गाड़ी और ड्राइवर नहीं भेजेंगे उसको लेके आने के लिए और भेजने के लिए। तो ये जो परक्विजिट्स होते हैं ये बेनिफिट और फैसिलिटी होते हैं जो एम्प्लॉयर से आ रहे हैं। यस, of course some perquisites are taxable, some benefits are not taxable, some are exempt, ऐसे होता ही है ना। नाउ यहाँ क्या होता है, बेनिफिट या फैसिलिटी। हाँ, सो इट कैन बी इन कैश, इट कैन बी इन काइंड। हाँ, तो काइंड में दिया होगा तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने पड़ते हैं, वैल्यूएशन रूल्स सीखते हैं हम लोग, एंड देन वी कन्वर्टेड इनटू मनी वाइज। इट इज़ जनरली गिवन फॉर द पोजिशन दैट यू होल्ड, जनरली एज पर the position that you hold in the company, है ना। एंड इसके लिए परक्विजिट्स देखने पड़ते, तो यहाँ पे आपको परक्विजिट्स के रूल्स पढ़ने पड़ते, फॉर इट्स परक्विजिट्स रूल्स डिसाइड द टैक्सेबिलिटी। हाँ, तो अगर परक्विजिट है तो परक्विजिट के रूल्स डिसाइड करो। ओके, नाउ आई गिव यू एन एग्जांपल, ये सबसे यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल होते हैं, यहाँ पे आता है टेलीफोन अलाउंस, तो आप ये सीखोगे। अब लॉजिकली मैं बताऊंगी कि टेलीफोन अलाउंस ये क्या होता है बेटा, ये फुल्ली टैक्सेबल है। पहले तो एक कॉमन सेंस समझ लो कि टेलीफोन के आगे नाम अलाउंस है तो ये अलाउंस है। सीरियसली ऐसा सिली है ये, फिर भी बच्चे पूछते कभी कभी। सबसे बड़ा यहाँ प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एन अलाउंस एंड अ परक्विजिट। The day you understand the difference between an allowance and perquisite, your and my life becomes easier. Your life becomes easier. My life is already very easy and I'm very happy. Yeah, in every phase of life, at every stage of life, you need to be happy. You can't say यार इंटर हो जाए बस I'll be happy, बस फाउंडेशन पास करा दो I'll be happy, यार CA बना दो I'll be happy, यार मेरी शादी करा दो I'll be happy. It's not like that. You always have to be happy. हाँ, now company provides अ टेलीफोन फैसिलिटी। हाँ, तुम्हारे घर पे फ्री, घर पे टेलीफोन लगा दिया है। यस, कंपनी प्रोवाइड्स अ टेलीफोन फैसिलिटी। ये परक्विजिट वाला एग्जाम्पल है। मैम ये एग्जम्प्ट होता है, ऐसा क्यों? अरे ये परक्विजिट के रूल्स है। हाँ, फिर कंपनी रीइंबर्सेस टेलीफोन बिल्स, ये बेनिफिट दिया, फैसिलिटी दिया है, टेलीफोन बिल्स का रीइंबर्समेंट कराना। अरे भाई ये भी एग्जम्प्ट होता है भाई, मज्जा। चिराग गुड इवनिंग, ग्रुप 2 खत्म हो गया। जो लड़के बोलते हैं ना शादी के बाद दुख बढ़ता है, यार तुम शादी को, लड़कियों को बहुत बदनाम करते हो, है ना। हाँ, गुड इवनिंग। 8 बजे खत्म होती है क्या तुम्हारी एफएम की क्लास? चलो, रीइंबर्समेंट ऑफ टेलीफोन बिल्स इज एग्जाम्ड। हाँ, यहाँ देखो लंच अलाउंस देने का,
गुड इवनिंग. यस, गुड इवनिंग ऋषिकेश. लंच अलाउंस इज फुली टैक्सेबल. ऑफकोर्स नेमाल मैम, ये अलाउंसेस एम्प्लॉयर दे रहा है म्हणजे वो सैलरी दे रहा है. हाँ, इट इज अ एक्सपेंडिचर फॉर एम्प्लॉयर. ऑफकोर्स ये जो अलाउंसेस और परक्विजिट्स एम्प्लॉयर दे रहा है उसके लिए खर्चा है. इट इज एन एक्सपेंडिचर. हाँ, अब सुनना. चला. हाँ, कैंटीन में खाना दिया. कैंटीन में बोल रही हूँ मैं भी. लंच फैसिलिटी इन कैंटीन, ये परक्विजिट है. लिख के लेने का. ये यहाँ पे परक्विजिट के रूल्स में सीखोगे. दिस इज एग्जाम्ड अप टू ₹50 पर मील. बट दिस लंच अलाउंस इज गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल. हाँ, तो जिस दिन आप लंच वर्ड सुन लिया और बस लंच ₹50 का कुछ तो एग्जाम्पशन है, गलत अप्लाई मत करो. अलाउंस ऐसा वर्ड होता है, देखो कंपनी बोलती तुम तुम्हारा लंच का खुद देख लो यार, हमारा फैक्ट्री अर्ली स्टार्ट हो रहा है, तुम तुम्हारा लंच का अरेंजमेंट करा दो, हम अलाउंस दे देंगे. तुमको जो देखना है, हमारी फैक्ट्री 8 बजे चालू हो रही है, तुमको लंच कैरी करना नहीं जम रहा है, तुम टिफिन मंगा लो, घर से डंजो करो, आपको जो करना है कर लो. यस, वी विल गिव यू अ लंच अलाउंस. दिस लंच अलाउंस इज एन अलाउंस. तो अलाउंसेस के रूल्स के हिसाब से ये फुल्ली टैक्सेबल होता है. बट यही अगर लंच फैसिलिटी नहीं, मेरा लेक्चर कल तक यूट्यूब पे नहीं रहेगा. ये तुरंत आई विल नॉट बी कीपिंग इट ऑन यूट्यूब. नो, आई वोंट बी कीपिंग इट ऑन यूट्यूब. इसको तुरंत प्राइवेट कर दिया जाएगा. मैं ऐप पे अपलोड करूंगी या नहीं, ये मैं आपको डिसाइड करके बता दूंगी. यस, सो हियर लेट अस अंडरस्टैंड एग्जैक्टली. कंपाइलर स्टार्ट करो, केवायन करके स्टार्ट करो सॉल्विंग. हाय आकाश, केवायन करके लेक्चर पहले कंपाइलर स्टार्ट करो. एब्सोल्युटली स्टार्ट सॉल्विंग द कंपाइलर. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई विल एडवाइज. तुरंत. हाँ, तो लंच अलाउंस आया तो इट इज फुली टैक्सेबल. बट लंच फैसिलिटी ये परक्विजिट में सीखेंगे कि इट इज एग्जाम्ड अप टू ₹50 पर मील. ये एग्जाम्ड होगा अप टू ₹50 पर मील. Yes. Do you understand this? Okay, ma'am. So 1 minute, I'll just keep it here for the fast track students if you want to note it down. Yeah. So if anybody wants to note it down, ये आप note कर सकते हो. फिर मैं नीचे का part भी दिखाऊंगी आपको. I like the attendance. कल आनंद सर का क्लास 11 बजे है क्या? तो मैं ट्राई करती हूँ 8 से 10 लेने का ट्राई करती हूँ. आपको मैसेज करूँगी सुबह 8 से 10. 10 o'clock आई हैव टू अटेंड. देयर इज अ प्रोग्राम, देयर इज अ इवेंट जहाँ पे मेरा बेटा पार्टिसिपेट कर रहा है. सो 10 to 11 उसका पार्ट है जो मुझे देखना है ऑनलाइन. सो ही इज़ परफॉर्मिंग, सो आई हैव टू वॉच दैट. आई वॉन्ट टू वॉच दैट बेसिकली. सो या डन. ये इधर देखो, अभी फास्टैग बच्चों आप लोग फोटो निकालते जाओ. हाँ, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स. ऐसे बहुत है जहाँ अलाउंस का ट्रीटमेंट अलग है, परक्विजिट्स का अलग है. अभी मैं एक एक पहले अलाउंस से सिखा दूंगी, आज कंप्लीट कर दूंगी. ग्रुप 2 वाले ये बाद में लेक्चर कैसे देखेंगे, आई डोंट नो. मैंने डिसाइड नहीं किया बेटा. मोमेंट आई डिसाइड आई विल लेट यू नो. पक्का. बट गारंटी नहीं है. सर ने बोला था मोस्ट प्रॉब्ली भी नहीं लेंगे, और ले लिया तो फिर मत जा. बिकॉज सैटरडे इवनिंग मैं नहीं हूँ. कल मुझे बाहर एक फंक्शन अटेंड करने जाना है, तो मैं नहीं हूँ. तो 8 से 10 मैं हूँ, तो मैं आपको बता दूंगी. मुझे कल 8 से 10 लेना पॉसिबल होगा तो मैं 8 से 10 लूँगी, या तो आफ्टरनून के टाइम पे लूँगी. ऐसा कुछ तो मैं प्लान करती हूँ. आई विल जस्ट थिंक एंड लेट यू नो. हाँ, नाउ लिसन. टेलीफोन अलाउंस
ओके, ये हो गया। ये फ्यू एग्जाम्पल्स है, तो यू अवॉइड दिस मिस्टेक। ये एक कॉमन मिस्टेक वाला पॉइंट रहता है बच्चों का, ठीक है। डन। ओके, सो लेट्स गो टू अलाउंसेस। अलाउंसेस में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट होता है HRA, है ना। दिस इज एन अलाउंस गिवन टू द एम्प्लॉय। क्यों देते हैं? हाउस रेंट अलाउंस। आपके पास खुद का घर नहीं है तो आपको रेंट मीट करने के लिए अलाउंस दिया जाता है। देखो, अलाउंसेस का फीचर होता है टू मीट अ पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर। सो अलाउंस HRA क्यों दिया जाता है? सो दैट यू कैन मीट, आप आपके घर के रेंट आप दे रहे हो, उसका खर्चा आप कवर अप कर सको, इसलिए हम आपको क्या दे रहे हैं? HRA दे रहे हैं। हाँ, सो दिस इज एन अलाउंस गिवन टू अलाउ द एम्प्लॉयज टू पे रेंट ऑफ एन अकोमोडेशन. Now let us understand, this exemption is available कब? Only when the employee is paying, only when the employee is paying rent for accommodation. हाँ, तो एम्प्लॉय क्या पे कर रहा है? रेंट पे कर रहा है। तो अपने अकोमोडेशन के लिए अगर आप रेंट पे कर रहे हो, आप या तो आप जैसे क्वेश्चन में दिया जाता है, यू आर स्टेइंग विथ योर फादर एंड यू आर नॉट पेइंग रेंट, तो यार तुमको HRA का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। आपको HRA का एग्जाम्पशन तभी मिलेगा जब आप रेंट पे कर रहे हो और वो रेंट 10% ऑफ सैलरी से ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, सो यू विल गेट HRA का एग्जाम्पशन ओनली इफ यू पेइंग स्टेइंग इन एन अकोमोडेशन, और वो अकोमोडेशन के लिए यू पेइंग सम रेंट। सो यू पेइंग रेंट, यू डू नॉट ओन योर ओन हाउस एंड यू आर लिविंग इन अ रेंटेड हाउस। एग्जैक्टली। HRA देना ये कंपनी आपको दे देगी। अश्विन क्या हुआ? तो अभी ज्वाइन हो गया, गुड इवनिंग। हाँ, कंपनी आपको HRA दे देगी। हाँ, बिल्कुल दे देगी। कंपनी विल गिव यू HRA. HRA इज एग्जाम टू द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. दिस इज इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो दिस. 1, HRA रिसीव, जो HRA मिला वो, या दूसरा 50% ऑफ सैलरी इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, हाँ, और 40% ऑफ सैलरी इन अदर सिटीज, है ना। 40% ऑफ सैलरी इन अदर सिटीज। मेट्रोपॉलिटन मतलब ये 4 सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये 4 प्लेसेस ही इनकम टैक्स ट्रीट करती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। यहाँ पे रेंट ऑफकोर्स ज़्यादा होगा, इसीलिए एग्जाम्पशन भी ज़्यादा दिया है, 50% ऑफ सैलरी। यहाँ सिर्फ 40% ऑफ सैलरी, एंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। आपको याद रखना है, अगर ये थर्ड वाला अमाउंट कभी भी नेगेटिव आता है, माने उसको नील ट्रीट करने का, माने एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। रेंट वाला प्रॉपर्टी नील आता है, रेंट वाला इनकम नेगेटिव आता है, थर्ड वाला इनकम अगर नेगेटिव आता है, माने ये क्या होगा? ये नील हो जाएगा। तो जब भी ये नेगेटिव होता है तो ये इनकम क्या हो जाएगा? ये नील हो जाएगा। हाँ, फॉलोइंग अ 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज, दैट इज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. मैम, व्हाट इज सैलरी फॉर दिस पर्पज? लाइक 50% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी? प्लीज अंडरस्टैंड दिस. या सैलरी इज बेसिक प्लस DA. DA तभी ऐड करेंगे और उतना ही ऐड करेंगे. DA will be added only if it is forming a part of salary for retirement benefits. DA will be added only if it is forming a part of salary for retirement benefits. Plus commission. Commission also will be added only if it is received as a percentage. Only if it is received as a percentage of turnover. हाँ, तो सबसे कमीशन अगर फिक्स्ड अमाउंट बोल दिया कि उसको है ना 2 लाख कमीशन दे रहे, क्वेश्चन में देखो कैसा होता है, कमीशन अगर बोल दिया कि फिक्स 2 लाख का कमीशन आ रहा है, 2 लाख फिक्स्ड कमीशन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं यार, फिर उस 2 लाख फिक्स कमीशन पे हम लोग उसको ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर होता है, हाँ, कि एम्प्लॉय तूने कंपनी के लिए कितना सेल किया, तो हाँ, तो तुमको कमीशन मिलेगा, तुमको 2% मिलेगा, 10% कमीशन मिलेगा, तो 5% of turnover, then that commission is added. So salary for the purpose of HRA is basic plus DA if forming a part of salary for retirement benefits plus commission if given as a percentage of turnover. बिल्कुल सही. सैलरी जो लेना है वो ड्यू बेसिस पे लेना है, बिल्कुल सही. ये सारा सिर्फ HRA की वर्किंग के लिए. तो फॉर द पर्पज ऑफ HRA द सैलरी शुड बी टेकन ऑन ड्यू बेसिस. For the purpose of HRA, salary should be taken on due basis. Okay. Now, what is going to happen? Exemption under HRA is not available if he lives in his own house or he lives in his house where he does not pay rent. Example, वो father के साथ रह रहा है और वो rent,
तो ये कभी कभी बहुत अच्छा टैक्स प्लानिंग बोल सकते हैं कि आप फादर के साथ ही रह रहे हो, एक ही घर है, फादर के साथ रह रहे हो, एक्चुअली आप रेंट नहीं पे कर रहे हो, बट यू कैन शो दैट यू पेइंग सम रेंट टू फादर। फादर सीनियर सिटीजन है, उनको टैक्स नहीं लग रहा है, तब अच्छा काम है। तो फादर सीनियर सिटीजन बन गए तो 5 लाख तक टैक्स नहीं है, वैसे भी रिबेट है, तो आप उनको दिखा दो कि आप 20,000 रेंट दे रहे हो वगैरह वगैरह। हाँ, तो कंपनीज आपको प्रूफ मांगेंगी, आपसे पैन मांगती है जिस पर्सन को आप रेंट देते हो वैसा। इफ रेंट डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ सैलरी, वी नो दिस, राइट। सो HRA हो गया। हाँ मैम, तो HRA पे फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगे, राइट। तो HRA इज हाउस रेंट अलाउंस, ये काफ़ी कॉमन है। जनरली क्वेश्चन में HRA या तो रेंट फ्री अकोमोडेशन, दोनों में से कुछ तो एक पक्का आता है। HRA या रेंट फ्री अकोमोडेशन, दोनों में से एक कुछ ना कुछ तो पक्का आता है। हाँ, अब एग्जाम्शन अंडर HRA हो गया। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, बस एंटरटेनमेंट हो गया, और फिर अदर कैटेगरीज ऑफ अलाउंसेज है, बस फिर मैं अलाउंसेज वाला पार्ट आज कंप्लीट कर दूंगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस इज फर्स्ट एडेड इन सैलरी, क्योंकि इसके आगे अलाउंस नाम दिया है। एंटरटेनमेंट अलाउंस की एक स्पेशलिटी है, आई विल फर्स्ट बी एडिंग इट इन सैलरी बिकॉज इट्स एन अलाउंस, लेटर ऑन इट कम्स एज अ डिडक्शन, but this deduction is available only to government employees. Entertainment allowance is first added in salary, later on a deduction is available. This deduction is available only to government employees under section 16(2). हाँ, ये जो डिडक्शन होता है इट इज़ लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, और ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बहुत खुश मत होना। हाँ, लेकिन उनको कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स है। कौन से वाले? वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाले, कि पूरा ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिला तो एग्जम्प्ट है, कन्वर्टेड कम्यूटेड पेंशन लिया उन्होंने तो एग्जम्प्ट है यार। हाँ, और उन्होंने लीव सैलरी एनकैश किया रिटायरमेंट के टाइम, तो वो भी पूरा एग्जम्प्ट है, बिल्कुल सही। या नाउ ये जो है एंटरटेनमेंट अलाउंस, नाउ कितना डिडक्शन मिलता है मैम? एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। 1, एंटरटेनमेंट अलाउंस एक्चुअली रिसीव। दूसरा, 5,000 पर एनम, ओनली 5,000, यस, एंड 20% ऑफ बेसिक सैलरी। कितना क्लियर है? बेसिक सैलरी बोला है, 20% किसका? बेसिक सैलरी का। हाँ, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले मिला, ऐड करना। अच्छा, तो यहाँ देखो, अगर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, उनको सैलरी मिली 5 लाख, दोनों को 5 लाख में ऐड होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला 30,000, 30 और 30 ऐड करेंगे, हाँ, फिर ग्रॉस सैलरी निकालेंगे, यस। और जो एंटरटेनमेंट का डिडक्शन है वो सिर्फ गवर्नमेंट को मिलेगा और नॉन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस सैलरी में ऐड किया जाएगा, डिडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही मिलेगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके आगे पहला हो गया HRA, दूसरा हो गया एंटरटेनमेंट। अब आते हैं अदर कैटेगरीज ऑफ अलाउंसेस में, ध्यान से मेरी ओर सुन के लेना। जस्ट हैव वाटर। Exemption depending on expenditure, amount of exemption. Now allowances जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, आइदर आपको कितना एग्जाम्शन मिलेगा ये खर्चे पे डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर, और इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर। सो आइदर द एग्जाम्शन इज डिपेंडेंट ऑन खर्चा और नॉट डिपेंडेंट ऑन खर्चा। अगर ये खर्चे पे डिपेंडेंट होता है तो एग्जाम्शन का फॉर्मूला होता है अलाउंस रिसीव्ड और expenditure incurred whichever is lower, yes। और अगर ये अलाउंस खर्चे पे डिपेंडेंट नहीं होता तो ये किस पे डिपेंडेंट होता है? ये अमाउंट स्पेसिफाइड पे डिपेंडेंट होता है। जानबूझ के इधर खर्चा देंगे क्योंकि वो खर्चे पे डिपेंडेंट ही नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए खर्चा दिया जाएगा। तो यहाँ का जो एग्जाम्शन है, एग्जाम्शन इज इक्वल टू मज्जा अलाउंस रिसीव्ड और allowance received or amount specified whichever is lower. Yes,
यू हैव टू लर्न दिस फ्यू अलाउंसेस। यहाँ पे कुछ 6 अलाउंसेस की लिस्ट है, हियर देर आर 6 अलाउंसेस, इसमें देर आर मैनी 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 मैनी, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर मैनी, यू हैव ओनली सम टू रिमेंबर, ओनली फ्यू टू रिमेंबर। आइडियली एक्ट में यहाँ बहुत है, बट ये लर्न नहीं कर सकते, इस पर पूछा नहीं जाता, ये मेमोरी टेस्ट नहीं है, सो ओनली फ्यू टू रिमेंबर। हाँ, डिपेंडेंट ऑन खर्चा, इसमें 6 अलाउंसेस आते हैं, 6 अलाउंसेस। ओके, कितने अलाउंसेस आते हैं? 6। अब ध्यान से सुनना, अलाउंसेस, सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंसेस में आपको याद रखना है, नेम ऑफ द अलाउंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, purpose is important. I can't go and tell Infosys, इन यूनिफॉर्म अलाउंस को यूनिफॉर्म बोलो, नहीं। आई कांट गो एंड टेल ताज होटल यूनिफॉर्म अलाउंस को यूनिफॉर्म ही बोलना चाहिए, वो बोलेगा नहीं हम ड्रेस अलाउंस बोलेंगे। हाँ, हमको कुछ और नाम देना है तो उनकी मर्जी है ना। तो नेम ऑफ द अलाउंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द पर्पस ऑफ द अलाउंस। एग्जैक्टली। सो मैम क्या क्या अलाउंसेस है, कम ऑन लर्न विथ मी दिस 6 अलाउंसेस। अयो अयो अयो, ये कहाँ, ये इसको क्या होता है बीच में? चला, कौन से 6 अलाउंसेस है देख लो एक बार। आकर्ष को क्या हुआ? मैम बोल रहा है, क्या हुआ तेरे को बेटा? अलाउंसेस वेयर एग्जाम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर। ये तुम्हारा पेज क्या 65 वगैरह है क्या रामबाण में? याद नहीं आ रहा मेरे को। अलाउंसेस वेयर एग्जाम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर, मज्जा। पहला है ट्रैवलिंग अलाउंस, हाँ इसका पर्पस समझ के लेने का। ट्रैवलिंग अलाउंस 48, ओके ओके 48, ठीक है। हम्म, 830 इफेक्ट क्या? मेरे को 830 इफेक्ट बोल रहे, मेरे को बोल रहे ठीक है, ओके, पे अटेंशन। ट्रैवलिंग अलाउंस, एनी अलाउंस इज ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और टूर। आप टूर पे जा रहे हो, ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी, आपका पैकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो कंपनी का ऐसा रूल है कि जब भी कोई पर्सन का ट्रांसफर होगा ना, उसको अपन ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस दे देंगे। आइयो, उसको क्या दे देंगे? ट्रैवलिंग अलाउंस। यस, सो वी विल गिव दैट पर्सन अ ट्रैवलिंग अलाउंस। बिल्कुल सही, ओके। बहुत मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है। कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस का नाम कुछ भी हो, कन्वेंस हो, पेट्रोल हो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो, कुछ भी नाम दो, बट इफेक्ट क्या है इसका? हाँ, इसका पर्पस जरूरी है। इट इज गिवन फॉर ऑफिशियल पर्पस, हाँ इट इज गिवन फॉर ऑफिशियल, it is given for official purpose, yeah it is given for official purpose, yes। so जो कन्वेंस अलाउंस है ये ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया जाता है, मतलब आप ऑफिस के काम के लिए यहाँ वहाँ जाना, तब ये खर्चे पे डिपेंडेंट होता है। ओके मैम। हेल्पर अलाउंस होता है कि आपको ना कंपनी ने बोल दिया है ये लो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, हाँ तुम्हें जाके दिल्ली में ऑफिस सेटअप करना है, वील गिव यू हेल्पर अलाउंस, तुमको कितना स्टाफ रखने का तुम रखो और वो काम कंप्लीट करके दो, या सो यू आर गेटिंग अ हेल्पर अलाउंस, मतलब असिस्टेंट अलाउंस। तो कंपनी ने आपको बोला है कि ऑफिस काम के लिए, यस, सो यू मे बी गिवन अ हेल्पर फॉर परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस। इसका नाम असिस्टेंट अलाउंस भी हो सकता है, इसका असिस्टेंट अलाउंस भी नाम हो सकता है। एनी अलाउंस बाय, ओए एनी अलाउंस बाय वॉट एवर, बस थोड़ा सा ही पार्ट बचा है, अलाउंसेस खत्म करके स्टॉप करेंगे, मतलब आधा सैलरी हो गया। आज आपको आज आपको जो जो ये सब कंप्लीट करना है, ये इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है जो मेरे रेगुलर क्लास के बच्चे हैं, आपने तुरंत इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर देना है। तो वो प्रॉब्लम्स एक बार देख लेना है, फटाफट सॉल्व कर लेना है, कल बचा हुआ पार्ट सैलरी का हो जाएगा। तो सैलरी जैसा बड़ा टॉपिक
टकटक चकाचक हो जाएगा। हाँ। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। ब्रिजेश तू अब भी आया है, लेकिन अच्छा हुआ क्या, ठीक है। एकेडमिक, ना पे अटेंशन। हाँ, एकेडमिक अलाउंस क्या होता है? एक सेकेंड ना, जस्ट होल्ड 1 मिनट। हाँ, ना पे अटेंशन। ओके, मैं डर गई। माई सन जस्ट बाज्ड इनटू द रूम सेइंग emergency emergency. I got scared. Now what happened? Okay, now with me now. Wow, that's superb, Brijesh. Lovely. Now let us understand. Uniform allowance. हाँ, academic allowance can also be called as a book allowance. It can be called as a research allowance. बेटा ये अलाउंस आपको इसलिए दिया जाता है फॉर एनकरेजिंग एकेडमिक्स, एनकरेजिंग रिसर्च, ट्रेनिंग, ये सब एनकरेज करने के लिए आपको ये दिया जाता है। यस, नाउ व्हाट इज डन, दिस इज इन एजुकेशनल और रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एकेडमिक। हाँ, कि आप रिसर्च करो, आपको ट्रेनिंग के लिए वगैरह दिया जाता है, कि आप बुक्स खरीदो, कॉलेज में आप टीचर हो तो आपको एकेडमिक अलाउंस दिया जाएगा, रिसर्च अलाउंस दिया जाएगा कि आपको बुक्स से पढ़ना है और वगैरह वगैरह ये सब। हाँ, नाउ यूनिफॉर्म अलाउंस आपको क्यों दिया जाता है? यूनिफॉर्म कैन बी कॉल्ड एज ड्रेस। यूनिफॉर्म को मेंटेन करना, यूनिफॉर्म खरीदना, उसको ड्राई क्लीन कराना, इसके खर्चे को मीट करने के लिए यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाता है। यस, तो फिर क्या होता है, डेली अलाउंस ये दिया जाता है अगर आप आपके ऑर्डिनरी, दिस अलाउंस इज ग्रांटेड व्हेन यू आर एट अ प्लेस अदर देन योर ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ सर्विस। मतलब मैं पूना में रहती हूँ, मेरा जनरल ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ बिजनेस पूना में है, बट फॉर सम रीज़न मैं लंदन में पोस्टेड हूँ, है ना, लंदन में पोस्टेड हूँ, मेरा घर नहीं है, लंदन में मैं पोस्टेड हूँ। तो लंदन में पोस्टेड हूँ तो मुझे लंदन में रहने के लिए, काम करने के लिए मुझे डेली अलाउंस दिया जाएगा। क्यों? जैसे आपको पता है कुछ बच्चे फेस टू फेस करने पूना आते हैं, तो आपके कपड़े धोने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, कुछ ना कुछ एडिशनल खर्चा होता है ना। तो वैसे ही अगर मैं लंदन चली जाऊंगी तो आई विल इनकर सम रूटीन डेली एक्सपेंसेस, उसको कवर करने के लिए मुझे डेली अलाउंस दिया जाता है। तो उसको कवर करने के लिए मुझे क्या दिया जाता है? डेली अलाउंस दिया जाता है। यस, दिस 6 अलाउंसेस आर डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर। म्हणजे काय, जैसे अगर मुझे यूनिफॉर्म अलाउंस मिला, मुझे यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव हुआ 42,000। ओके, इसमें मेरा एक्सपेंडिचर है, मेरा एक्सपेंडिचर यूनिफॉर्म खरीदना मेंटेन करने पे मेरा एक्सपेंडिचर हुआ 32,000, 32। तो हाउ विल आई राइट? यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव्ड 42,000 लेस एग्जम्पशन। कितना एग्जम्पशन मिलेगा? अलाउंस रिसीव्ड 42,000 और एक्सपेंडिचर, लर्न इट अप, अलाउंस रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर इनकर्ड विच एवर इज लोअर, अलाउंस रिसीव्ड या एक्सपेंडिचर इनकर्ड विच एवर इज लोअर। आनंद सर ने कंफर्म कर दिया मेरा घर लंदन में, तो कैसा चलेगा? मैंने भी तो कंफर्म करना चाहिए। आई शुड ऑल्सो बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड। हाँ, कुछ भी। मेरे पास आनंद सर ने बोला आप पूना के मैम के पूना के घर में आ जाओ, आ जाओ, मुझसे मिलने आना, ऑडिट करने मत आना, जस्ट मिलने आ जाओ मेरे घर। अच्छा, यहाँ पे मैम इफ़ एक्सपेंडिचर इज़ 52,000 तो मत जा, तो कैसा होगा? हमने तो मैम आनंद सर का फ़ोटो भी देखा है क्वीन के साथ क्वीन के साथ देखा ना आनंद सर का फ़ोटो, बेस्ट। और नहीं तो क्या। यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव्ड
52,000। ए फास्ट ट्रैक वाले बच्चे लिखो जल्दी। लेस एग्जम्प्ट मिला 52। ओ सॉरी रिसीव्ड इतना है, सॉरी यूनिफॉर्म। ये देखो लंदन के घर के चक्कर में ऐसा हो गया। किसने बोला ऑडिट का मौका नहीं दे रही थी मैम? इधर आ गया देख। हाँ, अलाउंस रिसीव 42, ये एक एक्सपेंडिचर 32 और दूसरा एक्सपेंडिचर इज 52। तो अलाउंस रिसीव 42, हाँ, लेस एग्जम्प्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड और अलाउंस रिसीव्ड 42,000 विच एवर इज लोअर। तो 42 का एग्जम्पशन मिलेगा, टैक्सेबल नील होएगा, इधर टैक्सेबल मज्जा। सो ये एग्जाम्पल है जब भी अलाउंसेस, ये एग्जाम्पल्स है। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? वेट, चेक नाउ। अब चेक करना आवाज। बीच में फ्लाइट की साउंड आ गई, देखो कैसे। मैं जाके बैटरी लेके आई बाहर से, और नहीं, मेरा घर एयरपोर्ट पास नहीं है रे बाबा। चलो, हाँ, तो वेन एवर अलाउंस इज क्लियर था ऑलरेडी। कैसे रे नालायक बच्चे, हाँ ना, मेरे को परेशान किया, जाके मैं बैटरी लेके आई। क्लियर था मैम, आप बोलते हैं, मारूंगी पकड़ के, काट डालूंगी। ओके, कोई बात नहीं, चलो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। टैक्सेबल यहाँ पे और यहाँ पे नील हो गया। तो जब भी खर्चे पे डिपेंडेंट है, ये ऐसे होता है। मैम अमाउंट स्पेसिफाइड में क्या होता है? नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ अमाउंट स्पेसिफाइड? चिल्ड्रेन, ये अमाउंट स्पेसिफाइड पे डिपेंडेंट होता है, तो अप टू अमाउंट स्पेसिफाइड एग्जाम्पशन मिलता है, अप टू अमाउंट स्पेसिफाइड तक एग्जाम्पशन मिलता है। यप, हम तो चिल्ला रहे थे मैम, मैंने देखा ही नहीं फोन। चलो, क्लियर है ऐसे बोल रहे थे क्या? सुनाई नहीं दिया मुझे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अप टू लिखो। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए अप टू 100 रुपीज़। अयो, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए कितना है? 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। नो नीड टू से सॉरी रे आकर्ष, पहले बार है क्या तू? मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। हाँ, इसके केवाईसी क्वेश्चंस होंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी फास्ट ट्रैक वाले बच्चों को। 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, यस। हॉस्टल अलाउंस अप टू अमाउंट स्पेसिफाइड, ये एक्ट ने स्पेसिफाई किए अमाउंट है। हाँ, तो ये वाला अमाउंट और अमाउंट रिसीव्ड विच एवर इज लोअर, अलाउंस रिसीव दोनों में से विच एवर इज लोअर। एक सेकेंड रुको।
हॉस्टल अलाउंस अप टू, रुको, हॉस्टल अलाउंस अप टू 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए दिए हैं 3900 पर मंथ के हिसाब से, ये 3900 पर मंथ के हिसाब से है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़ के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़ के लिए है, 3200 पर मंथ। दिस इज ओनली फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़ एंड दैट इज 3200 पर मंथ। एंड ये क्यों है मैम, ऊपर भी ट्रांसपोर्ट है यार, दिस इज फॉर कम्यूटिंग बिटवीन ऑफिस टू होम एंड होम टू ऑफिस, यस, दिस इज ओनली फॉर कम्यूटिंग बिटवीन ऑफिस टू होम एंड होम टू ऑफिस, करेक्ट। अंडरग्राउंड अलाउंस फॉर वर्किंग इन कोल माइंस 800 पर मंथ, 800 पर मंथ अंडरग्राउंड अलाउंस माइंस वगैरह में काम करने के लिए। ट्राइबल एरिया अलाउंस में 200 पर मंथ, ट्राइबल एरिया अलाउंस में कितना, 200 पर मंथ, ओके। अलाउंसेस टू एम्प्लॉयज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे आप ना टीसी हो या आप पायलट हो तो क्या होता है, सी पायलट या आप टीसी हो ट्रेन में, ऐसा नहीं होता ना, आप ट्रेन चला रहे हो या पायलट हो तो आप नहीं बोल सकते मैं पूना से दिल्ली जाऊंगा और मुझे वापस पूना आना है, उसी दिन आना है, ऐसा नहीं होता। आपको पूना से दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली से वापस आप पूना नहीं आ सकते, आपको रुकना पड़ेगा शायद एक आध दिन, नेक्स्ट डे फ्लाइट होगी दिल्ली टू पूना, वो चला के आप उड़ा के लेके आओगे, यस, तो ऐसा होता है। सो यू आर अवे फ्रॉम योर नॉर्मल प्लेस, तो आपको एक अलग अलाउंस दिया जाता है टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ड्यूटी टू अनदर प्लेस। सो समटाइम्स माई फ्लाइट में गो टू दिल्ली, समटाइम्स टू लंडन, समवेयर एल्स, so I will get 70% of such allowance और maximum 10,000 per month का exemption मिलता है, हाँ 70% of such allowance और maximum 10,000 per month का exemption मिलता है। आइलैंड अलाउंस ये सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस को अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड्स पे रहने के लिए, उनको वहाँ पोस्टेड होने के लिए अप टू 3250 पर मंथ का अलाउंस मिलता है, हाँ ओके, अप टू 3250 पर मंथ का एग्जाम्शन मिलता है, ओके मैम। इसको जो अलाउंसेस को है इसको कंक्लूडिंग रिमार्क्स में अगले लेक्चर में दूंगी, अलाउंसेस के कंक्लूडिंग रिमार्क्स में अगले लेक्चर में आपको दूंगी। कल के लेक्चर का 1 hour 46 minutes, वाओ, सो काफ़ी हाफ ऑफ योर सैलरी इज़ क्वाइट प्रॉपरली डन। तो मैं आपको कल के लेक्चर का टाइम मैं कम्युनिकेट करूँगी, मुझे कोई नहीं बताएगा किस टाइम पे मैं लेक्चर लूँगी, आई विल कम्युनिकेट टू यू, यस। एंड 1 hour 46 minutes के लिए काफ़ी अच्छा और इफेक्टिव लेक्चर हुआ हमारा, तो कल मैं ट्राई करूँगी कि मेजर पार्ट ऑफ सैलरी ख़त्म हो जाए, ऑल राइट, यस। तो मैं इसके कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूंगी अगली क्लास में, ऑल राइट, यस। So thank you dear students, thank you so much, thank you. Yeah, it was fun, yes it was fun, a good revision. तो आपको जैसे ही आप प्लानिंग करना कि कल आप कभी भी ये सब जो भी है आपको रिवाइज कब करना है, इसका वाला पार्ट आप कर देना आपके हिसाब से, ठीक है, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, यस। कल मिलते हैं, मैं कल के टाइमिंग्स मैं कम्युनिकेट करूँगी, आई विल गेट बैक टू यू अबाउट द टाइमिंग्स फॉर टुमारो। गुड नाइट यार, तो आपका जो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट है, गुड नाइट यहीं पे कर लेंगे, ओके। सो गुड बाय डियर स्टूडेंट्स एंड गुड नाइट, यस। अटेंडेड फुल लेक्चर, ग्रेट। निमाल तेरे जीएसटी के डाउट्स मैं करूँगी सॉल्व, आई एम अ लिटिल बिजी, अगले वीक करूँगी, जस्ट ग्रुप पे वापस मंडे को डाल देना, हाँ, ऑल राइट, थैंक यू, सो गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।